Welcome to Study Unscripted. Myself Saket, and this is the second lecture of haloalkane and haloarenes. In the first lecture, we have completed the classification, nomenclature, nature of CX bond, method of preparation of haloalkene and haloarenes, and also the physical properties. And if you haven't watched, so you can go and check the description, and there it is pinned. So let's get started with the second lecture, and we have to start from example 6.6. So let's get started. So in this example, it is asking that the given halogen compounds हैं, so which would undergo the SN2 reaction faster. So we have to check इसमें से कौन सा SN2 reaction में जाता है in fastest way. So let's see the points. Okay, यहाँ पे दो रहा और यहाँ पे दो examples है. So in the text we have seen that जब SN2 reaction की हम बातें करते हैं, so in SN2 सबसे जो हाईली रिएक्टिव होता है दैट इज 1 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड 3 डिग्री. तो इस सिचुएशन में देखो दिस इज 1 डिग्री एंड दिस इज द सेकेंड डिग्री, बिकॉज ये जिस कार्बन से अटैच है वो अलग दो कार्बन से अटैच है. सो दिस इज सेकेंड डिग्री. सो इन दिस टू द फर्स्ट वन इज मोर रिएक्टिव बिकॉज सी द एक्सप्लेनेशन. It is primary halide and therefore it undergoes the SN2 reaction the faster. In the second situation you can see that यहाँ पे I और यहाँ पे Cl है, and we also know that कि ये एक रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, and we have seen this in text. So in this the best living group here is I. Okay, तो ये रहा करेक्ट. So as iodine is the better living group because of its large size, so it will released at a faster rate in the presence of incoming nucleophile. So जो बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा वो सबसे पहले निकलेगा और सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होगा. एंड दिस सीरीज इज वैलिड फॉर बोथ SN1 एंड SN2. यू हैव टू कीप इन माइंड. बस दिस जिसमें हाईएस्ट रिएक्टिव प्राइमरी है, दिस इज वैलिड फॉर SN2. और जब तुम SN1 की बातें करोगे तो इन SN1 दिस सीरीज इज मोस्ट रिएक्टिव. सबसे ज़्यादा 3 देन 2 देन 1, बिकॉज यहाँ पे कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी को देखना होता है फॉर रिएक्टिविटी. इन SN2 हमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस को देखना होता है. So let's move to the next page, next example, that is example 6.7. In this example we have to predict the order of reactivity of the following compounds in SN1 and in SN2 reaction. So let's check. तो देखो फर्स्ट एग्जाम्पल, पहले देखो ये the 4 isomeric bromobutanes. So let's see the isomeric form क्या होंगे ब्रोमोब्यूटेन्स के. So ये रहा 4 कार्बन बिकॉज ये ब्यूटेन है, तो पहले में तुम ब्रोमो अटैच करो प्राइमरी कार्बन से. सो दिस इज फर्स्ट स्ट्रक्चर. जो सेकेंड स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी लाइक दिस अटैच टू द सेकेंड कार्बन. जो थर्ड स्ट्रक्चर होगा दिस विल बी लाइक दिस, और यहाँ पे Br को अटैच करो. और जो फोर्थ स्ट्रक्चर होगा दिस विल बी लाइक दिस. तो ये रहा टोटल तुम्हारा आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ ब्रोमोब्यूटेन. ये रहे 4 स्ट्रक्चर्स. तो अब तुम देखो अकॉर्डिंग टू SN1 जो हाईली स्टेबल होगा दैट विल बी टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी. एंड अकॉर्डिंग टू द SN2 जो कि हाईली स्टेबल होगा दैट विल बी प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी. तो अकॉर्डिंग टू SN1 तुम देखो तो सबसे टर्शरी कौन सा रहा, सबसे जो हाईली स्टेबल होगा अकॉर्डिंग टू SN1. उससे पहले तुम इसकी नंबरिंग कर दो 1 2 3 4. तो SN1 में जो सबसे हाईली रिएक्टिव होगा वो टर्शरी ग्रुप होगा. यहाँ पे टर्शरी है फोर्थ वाला. उसके बाद जो होगा वो सेकेंडरी होगा. तो ये रहा सेकेंडरी बिकॉज ये जिस कार्बन से अटैच है वो अदर दो कार्बन से अटैच है. सो देन 2. देन जो होगा ये होगा अपना थर्ड वाला, और जो सबसे लास्ट होगा वो प्राइमरी ग्रुप होगा जो कि है फर्स्ट वाला. और ये इस ऑर्डर को तुम अगर रिवर्स कर दो सो दिस इज एप्लीकेबल फॉर SN2. सो 1 3 2 4 बिकॉज 4 लीस्ट होगा बिकॉज ऑफ steric hindrance. ओके ठीक है. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे जो दे रखा है वी हैव टू कैलकुलेट. इसमें SN2 और SN1 में हमें उसको करना होगा. उससे पहले इसको नंबरिंग दे दो अगेन 1 2 3 4. एंड इन द सिमिलर सिचुएशन जस्ट चेक इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कौन है, बिकॉज हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो अप्लाई हो रहा है दैट इज दिस फॉर्मूला जो अप्लाई हो रहा है. तुम्हें बस इस रिएक्टिविटी ऑर्डर को याद करना है एंड देन यू कैन कैलकुलेट. सो बस इसमें चेक करो और तुम इसको बता सकते हो. ठीक है. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. सो फर्स्ट रीड दिस देन वी विल डिस्कस इट.
So in order to understand the stereochemical aspect of substitution reaction, we need to learn some basic stereochemical principles and notations. तो basic principle और notation कौन कौन से हैं? First one is the optical activity, then chirality, then retention, then inversion, and then racemization. तो पहला जिसको हम देखने वाले हैं that is optical activity. So let's read this first. Optical activity. Plane, देखो, plane polarized light produced by passing the ordinary light through the Nicol prism is rotated when it is passed through the solution of certain compound, and such compound is called the optical activity. So according to this we can directly say that किसी प्लेन से अगर प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को हम पास करें किसी निकोल प्रिज्म से तो वो रोटेट कर जाता है, ओके, थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ सर्टेन कंपाउंड, तो उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड. सो नाउ the angle by which the plane polarized light is rotated is measured by an instrument, and that instrument is known as polarimeter. You have to keep in mind, ये एक इंस्ट्रूमेंट की नाम है जिससे हमें एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट में जो चेंजेस आ रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं, उसकी हमें पता चल पाता है. सो इफ द कंपाउंड रोटेट्स द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट टू द राइट द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके, तो यहाँ पे लिखो राइट clockwise direction, it is called the dextrorotatory, and here we can write dextro. तो ग्रीक में इसका मतलब होता है राइट रोटेटिंग, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे? डी से, और इसको हम पॉजिटिव साइन भी लिख देते हैं किसके? उस कंपाउंड के आगे जिसको हम दिखाना है कि इसकी रोटेशन डेक्स्ट्रोरोटेटरी है. सो और द डी फॉर्म, एंड इट इज इंडिकेटेड बाय प्लेसिंग द पॉजिटिव साइन बिफोर द डिग्री ऑफ रोटेशन. एंड सिमिलरली अगर प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट लेफ्ट की तरफ रोटेट करे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन वी कैन से इट इज अ लीवोरोटेटरी. ओके, LAEVO, levorotatory, or the L form, and it is denoted by the negative sign placed before the degree of the rotation. So such positive and negative isomer of a compound are called optical isomers, and the phenomenon is known as the optical isomerism. So that is total about the optical activity. Now let's see the second point, that is the molecular asymmetry. Now the second point, that is molecular asymmetry, chirality and enantiomers. तो अब हम इस पॉइंट्स को देखते हैं. So first read this, इसमें बोल क्या रहा है. So the observation of Louis Pasteur in 1848 that the crystals of certain compound exists in the form of mirror images. तो इसको बताने वाले कौन थे? उसको बताने वाले थे लुइस पैस्चर, okay, and led the foundation of modern stereochemistry. He demonstrated that the aqueous solution of both types of crystals shows the optical rotation equal in magnitude for a solution of equal concentration but opposite in direction. तो इन्होंने जो फाउंडेशन ले करा, तो उससे इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करा दैट एक्वस सॉल्यूशन में बोथ टाइप के जो क्रिस्टल्स होते हैं दे शोज द ऑप्टिकल रोटेशन इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है जो, बट उनकी जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है. बट इसके पीछे भी एक पॉइंट है, वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड तब होता है व्हेन इट हैज द इक्वल मैग्नीट्यूड, जब तब होगा जब फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वल कंसंट्रेशन. अगर उनके पास सॉल्यूशन के पास इक्वल कंसंट्रेशन है दोनों सॉल्यूशंस में, then we can say that कि both having the equal in magnitude but opposite in direction. Now let's see the, ये mirror images के बारे में बातें हो रही हैं, ठीक है. So he believed that this difference in the optical activity was associated with the three-dimensional arrangement of atom in the molecule, okay, जिसको हम configuration terms जानते हैं, of the two types of crystal. So let's see this. अब यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट के नेम दे रखे हैं. नाउ डच साइंटिस्ट वॉन्टहॉफ एंड फ्रेंच साइंटिस्ट ली बेल इन द सेम ईयर 1874 इंडिपेंडेंटली आर्ग्यूड दैट द, अब इनकी जो आर्ग्यूमेंट थी उसको तुम हाईलाइट कर लो. A spatial arrangement of four groups valencies around the central carbon is tetrahedral, and if all the substituent attached to the carbon are different, the mirror images of the molecule is not superimposed या overlapped on the molecule, and this is called, मतलब ये जो कार्बन होता है उसको हम बोलते हैं असिमेट्रिक कार्बन या स्टीरियो सेंटर. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस. ये क्या बोला, बट ये जिसने बोला उनके नाम को तुम देख लो.
डच साइंटिस्ट थे वॉन्टॉफ और फ्रेंच साइंटिस्ट थे लेबेल, और ईयर उनका दोनों का सेम था, और इन्होंने इंडिपेंडेंटली आर्ग्यू किया। इनकी ईयर सेम है बट इनकी आर्ग्यूमेंट इंडिपेंडेंट थी दोनों की। ओके, बिफोर दैट कीप वन थिंग इन योर माइंड, बिकॉज अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं देन यू माइट फील द प्रॉब्लम। सो डच जो थे वो थे हॉफ, और जो फ्रेंच थे ही वॉज लीबेल। ओके, सो कीप दिस टू साइंटिस्ट इन योर माइंड बिकॉज यहाँ स्टेटमेंट क्रिएट हो सकता है। एंड अकॉर्डिंग टू देम दे इंडिपेंडेंटली आर्ग्यू करा था इन्होंने, इंडिपेंडेंटली इन द सेम ईयर, दैट द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ 4 ग्रुप्स, जो कि उनकी वैलेंसी होती है एक कार्बन की, that is tetrahedral, and if all the substituent attached to that carbon are different, for example यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे चारों पे different groups attached हो, ठीक है, all these 4 are different, so the mirror images of this molecule is not superimposed। और यहाँ पे तुमने अगर एक मिरर लगा दिया तो इनकी जो इमेज क्रिएट होगी वो दोनों सिमिलर नहीं हो पाएगी, इम्पोज नहीं हो पाएगा, so that is called the asymmetric carbon या stereo center। now let's read the next line। The resulting molecule would lack symmetry and it's referred as the asymmetric molecule, जो कि यहाँ पे हमने देखा। So the asymmetry of the molecule along with the non-superimposability of mirror image is responsible for the optical activity in such organic compounds। Okay, so यहाँ से ये क्लियर होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी कौन शो कर रहा है। ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा है कायरल या असिमेट्रिक कार्बन, जहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, एंड दिस इज मेनली सीन इन SN1 टाइप ऑफ रिएक्शंस, ठीक है, जिसको हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में देखने वाले हैं। सॉरी SN2 में लिखते हैं ना, मैंने 1 लिख दिया, SN2 जो कि अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में देखने वाले हैं। सो द सिमेट्री एंड असिमेट्री आर ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन मेनी डे टू डे लाइफ, जो कि ऑब्जेक्ट्स में हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अ स्फेयर, क्यूब, कोन, ऑल आर आइडेंटिकल टू देयर मिरर इमेजेस एंड कैन बी सुपर इम्पोज्ड। तो जो ये सुपर इम्पोज्ड होते हैं, सो जो सुपर इम्पोज होने वाले हैं उनके पास होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो डायग्राम दे रखा है यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इनकी जो मिरर इमेजेस है वो इम्पोज की जा सकती है, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, एंड दैट इज वाई दे आर कॉल्ड द नॉन कायरल ऑब्जेक्ट या ए कायरल। However, many objects are non-superimposable on the mirror images. For example, your left and the right hand look similar, but if you put your left hand on your right hand on moving them in the same plane, they do not coincide. The objects which are non-superimposable on their mirror images, like a pair of hands, are said to be chiral, and this property is known as chirality। ये रहा इसका property chirality, an object that cannot be superimposed on its mirror images। और ये रहा लेफ्ट और राइट हैंड जो कि सुपर इम्पोज नहीं हो सकता अगर उसको तुम सेम प्लेन में रखो, बट अगर एक हाथ को तुम अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री देखो तो उसकी सेम नहीं होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री, एंड जब तुम उसकी मिरर इमेज देखते हो तो वो सुपर इम्पोज नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो थंब यहाँ निकला हुआ है और तुम इम्पोज करो तो थंब यहाँ पे आएगा, सो दिस इज नॉट सुपर इम्पोजिबल। एंड सिमिलर थिंग विद द फुट, तो तुम कह सकते हो दीज आर द नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस विच इज ऑल्सो नोन एज द कायरल ऑब्जेक्ट, and this is shown mainly in SN2, and these are optically active, and these achirals are optically inactive, and ये ज्यादातर SN1 में देखा जाता है। So let's move to the next line। chiral molecules are optically active, जो कि हमने लिख रहा है साइड में ना, एंड जो सुपर इम्पोजिबल नहीं है सो दीज आर द एकायरल एंड दीज आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, और ये ज्यादातर SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन में देखे जाते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैरा। The above test of molecular chirality can be applied to the organic molecules by constructing the model and its mirror image by drawing the 3-dimensional structures and attempting to superimpose them in our minds. So there are together 8s, however this can assist us in the recognizing the chiral molecule। ये बाकी यहाँ से कुछ क्वेश्चंस क्रिएट नहीं होने वाले। So one such 8 is the presence of a single asymmetric carbon atom।
So let us consider two simple molecules. यहाँ पे है propane to all and butane to all and their mirror images which is given here. सबसे पहले ये चीज तो क्लियर होती है कि इफ यू आर हैविंग अ सिंगल असिमेट्रिक कार्बन एटम, ठीक है, सो दिस वुड बी ऑप्टिकली एक्टिव. ओके, ऑप्टिकली एक्टिव वन asymmetric कार्बन. ओके, तो यहाँ पे और अगर दो असिमेट्रिक कार्बन हो, यानी कि दो कायरल कार्बन हो, तो दिस कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव ऑल्सो या ऑप्टिकली इनएक्टिव ऑल्सो. सो इन दिस सिचुएशन वील हैव टू चेक द प्लेन ऑफ सिमेट्री और तब हम डिसाइड करते हैं. सो दिस इज नॉट गिवन इन द एनसीईआरटी राइट नाउ, सो लेट्स नॉट डिस्कस दिस. ओके, तो जो एनसीईआरटी में दे रखा है उस चीज को याद रख लो. ऑप्टिकली एक्टिव अगर एक असिमेट्रिक कार्बन हो, यानी कि उसके जो 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं कार्बन के, चारों पे डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हो. ठीक है, सो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है प्रोपेन टू ऑल का. सो इन द फर्स्ट सिचुएशन जो ए है उसमें प्रोपेन टू ऑल ड्रॉन है एंड हियर वी कैन सी दैट यहाँ पे चारों कार्बन जो है, सॉरी, कार्बन पे जो 4 ग्रुप्स अटैच्ड हैं वो चारों डिफरेंट नहीं है. यहाँ पे मिथाइल ग्रुप दोनों पर सेम है. ठीक है, सो यहाँ पे जो मिरर इमेज क्रिएट हो रहा है प्रोपेन टू ऑल का, अगर उसको हम 180 डिग्री पे इसको रोटेट करा हमने, ठीक है, 180 डिग्री. सो जो ए है और जो सी है वी कैन सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर. ठीक है, तो हम देख सकते हैं दोनों सुपर इम्पोज हो सकते हैं. सो दिस इज द रीजन दीज आर द ए कायरल मॉलिक्यूल्स. ठीक है, दिस आर सुपर इम्पोसिबल, ऑप्टिकली इनएक्टिव, सीन इन SN1 टाइप. तो ये 3 पॉइंट्स दिमाग में रखो. ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है ब्यूटेन टू ऑल का एंड वी हैव टू से दिस कि ये ए कायरल है या कायरल है. सबसे पहले डिसाइड कर लो. सो यहाँ पे जो कार्बन अटैच्ड है, यहाँ पे चारों डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड है उससे. एक में इथाइल, मिथाइल, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन. सो दिस इज कायरल कार्बन, असिमेट्रिक कार्बन है. सो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव और ये SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन में ज़्यादातर देखे जाते हैं. और यहाँ पे जो डिफरेंट एग्जाम्पल्स दे रखे हैं इन योर बुक ऑफ कायरल, तो यहाँ पे तुम बस उसको देख लो कि यहाँ पे जो चारों ग्रुप अटैच्ड होंगे वो चारों के चारों डिफरेंट होंगे. सो बस इसको देख लो, बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं है. यू कैन जस्ट ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर्स एंड सी कि चारों अगर डिफरेंट है तो दीज आर द कायरल. Now the stereoisomers related to each other as non-superimposable mirror images are called enantiomer. Highlight this. Which is given in the figure 6.7. A and B and figure 6.5 D and E are enantiomer. तो देख लो कौन से हैं वो figures. 6.7 a chiral molecule and its mirror image. तो ये देखो चारों डिफरेंट हैं क्योंकि चारों के कलर्स डिफरेंट हैं. इट इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन. तो ये सुपर इम्पोसिबल नहीं हो सकते बिकॉज इनके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी. नाउ enantiomer possesses आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो कौन कौन से आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, लेट्स सी दिस. मेल्टिंग पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, they only differ with respect to rotation of plane of polarized light. because जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, तो ऑप्टिकली एक्टिव वाले जो होते हैं वो रोटेट कर देते हैं. अगर वो रोटेट ना कर पाए तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं. और ये रोटेशन कहाँ से होती है, थ्रू द निकोल प्रिज्म जिसको हमने देखा था, और वहीं से ऑप्टिकली एक्टिव का डेफिनेशन स्टार्ट हुआ था, जो चैप्टर पॉइंट्स को हमने स्टार्ट करा था से दिस. हाँ, तो ये रहा ऑप्टिकल एक्टिविटीज. तो यहाँ पे हमने देखा था निकोल प्रिज्म से जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को जो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जो रोटेट कर देते हैं, सो उसको हम ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं. और जो रोटेट ना कर पाए उसको हम ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलते हैं. सो बस इतना इसमें था. और इसमें हमने देखा था राइट और लेफ्ट रोटेशन जो होता है इन ऑप्टिकली एक्टिव, जिसको हम डेक्स्ट्रो या लीवो से रिप्रेजेंट करते थे. एंड सिमिलरली वी हैव सीन द असिमेट्रिक कार्बन, स्टीरियो सेंटर, कायरलिटी, chiral, and in the next point that we are going to start enantiomer, जिसको हमने देखा, which possesses the identical physical properties. जो कि identical physical properties हैं वो है MP, PP
और बस इसको एक म्यू करके याद कर लो, म्यू आर, म्यू रिफ्रैक्टिव के लिए, ठीक है। एंड जो डिफर करता है ये सिमिलर वाले थे, ठीक है, और जो डिफर करता है तो बस डिफरेंस थे उसकी रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइज राइट में, ठीक है। If one of the enantiomer is dextrorotatory, then other will be the levorotatory. इस स्टेटमेंट को मार्क कर लो। If one of the enantiomer is dextrorotatory, then the other will be the levorotatory, and this was the only reason we were saying that they differ only in the rotation of the plane of polarized right, ठीक है, optically active वाले। However, the sign of optical rotation is not necessarily related to the absolute actual configuration of the molecule. For example, जो हम प्लस माइनस साइन से जो रिप्रेजेंट कर रहे थे वो उतनी ज़्यादा माइट भी इंपॉर्टेंस ना रखते हो। However, the sign of optical rotation is not necessarily related to the absolute actual configuration of the molecule. So keep this statement in your mind. Now, a mixture containing two enantiomers in equal proportions will have zero optical rotation, as the rotation due to one isomer will be cancelled by the rotation due to the other isomers. So this can be assertion reason type of question. assertion में ये क्वेश्चन रहेगा और जो रीजन होगा वो अबव लाइन में दे रखा है, सॉरी ये assertion हो सकता है और ये रीजन हो सकता है, ठीक है। तो assertion क्या होगा, इनएंशियोमर इज डेक्सोरोटेटरी, तो दूसरा वाला इनएंशियोमर जो होता है वो लीवोरोटेटरी होता है, ठीक है। और इसका जो रीजन हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और यहाँ पे हम जीरो ऑप्टिकल रोटेशन को देख पाते हैं। Now such a mixture is known as the racemic mixture या racemic modification. So let's highlight this. यानी कि जिसके पास जीरो ऑप्टिकल रोटेशन हो उसको हम क्या बोलते हैं, racemic mixture या racemic modification. A racemic mixture is represented by prefixing DL यानी कि डेक्स्ट्रो और लीवो को बोल रहा है, या प्लस माइनस जो कि उनके साइंस थे बिफोर द नेम, फॉर एग्जांपल प्लस माइनस ब्यूटेन टू ऑल। The process of conversion of enantiomer into the racemic mixture is known as the racemization. Okay, so यहाँ पे racemization का definition भी दे रखा है। So now let's see the example 6.8. Identify the chiral and achiral molecules in each of the following pair of the compounds. यहाँ पे देख लो कि ये चारों different हैं groups. So this is a chiral और यहाँ पे दो same है. So this is a achiral. And in similar situation यहाँ पे देखो ये चारों नहीं, यहाँ पे देखो यहाँ पे हमें दो तीन कार्बन है तो अब यहाँ पे मैच करना पड़ेगा। तो इस पे ज़्यादा टेंस नहीं होना, बस इसको सिंपली देख लो, एक ग्रुप, दो ग्रुप, थर्ड ग्रुप और ये इसको मान लो तुम फोर्थ ग्रुप। तो ये चारों डिफरेंट है, सो दिस इज कायरल। और तुम अगर यहाँ से देखते हो तो ये दोनों ग्रुप सिमिलर हैं, सो दिस इज अ कायरल। एंड इन सिमिलर सिचुएशन अब इन दोनों को देखो, यहाँ पे भी ये कायरल हो जाएगा बिकॉज अगर तुम इस कार्बन को लेते हो तो एक हाइड्रोजन अटैच्ड है और एक पे मिथाइल, दूसरे पे इथाइल और थर्ड पे Br अटैच्ड है। बट इन दिस यहाँ पे दो जगह हाइड्रोजन ही अटैच्ड है कार्बन से, सो दिस इज अकाइरल। सो दिस वाज क्वाइट इजी। सो दिस पेज वाज इंपॉर्टेंट बिकॉज इन दिस पेज हमने देखा अबाउट द रेसमिक मिक्सचर। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जिसमें हमें ये पता चला कि जीरो ऑप्टिकल रोटेशन कैसे हो पाता है, बिकॉज यहाँ पे जो ऑप्टिकल एक्टिविटी थी वहाँ पे डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों एक साथ से हो पाते थे और दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेते थे। सो दैट वाज कॉल्ड द जीरो ऑप्टिकल रोटेशन और उसको हम रेसमिक मिक्सचर या रेसमिक मॉडिफिकेशन बोलते थे। और इस सेम चीज़ को हम रिप्रेजेंट करने के लिए एक साथ डीएल या प्लस माइनस दोनों को एक साथ यूज करते थे। सो दिस वाज अ टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन। और उसका एग्जांपल हमने देखा था ब्यूटेन टू ऑल के साथ। अगर ब्यूटेन टू ऑल को अगर तुम ड्रॉ करो, सो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो दिस इज असिमेट्रिक कार्बन और यहाँ पे होगा ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो अब ये डी रिप्रेजेंट करेगा और एल दोनों रिप्रेजेंट करेगा, दो अगर इसके फॉर्म्स होते हैं तो, और दोनों फॉर्म्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और इनके पास हो जाएगा जीरो ऑप्टिकल, और यहाँ पे लिख लो जीरो ऑप्टिकल एक्टिविटी। एंड बाय दिस वी कैन से दैट दिस इज द टाइप ऑफ रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। और ये जो प्रोसेस था कन्वर्जन करने का इनएंशियोमर को एक रेसमिक मिक्सचर में, उसको हम बोल दे रहे हैं बस रेसमाइजेशन। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पेज। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे जो सॉल्यूशंस है हमने इसको डिस्कस कर लिया है। यू कैन मैच, अपना आंसर देख लो कौन सा करेक्ट है। नाउ द थर्ड पॉइंट दैट इज द रिटेंशन। सो फर्स्ट रीड द डेफिनेशन ऑफ दिस। Retention of configuration is the preservation of the spatial arrangement of bonds
टू एन असिमेट्रिक सेंटर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन या ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज असिमेट्रिक सेंटर। ठीक है, इसको तुम हाईलाइट कर लो। तो इस टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करता है, ये करता है प्रिजर्वेशन ऑफ द स्पेशल, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रिजर्व स्पेशल अरेंजमेंट। ओके, और ये प्रिजर्व कहाँ कर रहा होता है, असिमेट्रिक कार्बन पे। और इसको प्रिजर्व करने के लिए ये काम करता है कि कोई भी बॉन्ड को ब्रोक नहीं करता अराउंड द असिमेट्रिक कार्बन। सो वी कैन राइट बॉन्ड नॉट ब्रोकन अराउंड द असिमेट्रिक कार्बन। अराउंड असिमेट्रिक कार्बन, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, स्टीरियो सेंटर। तो नाउ लेट्स रीड दिस। अब देखो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन जनरल इफ ड्यूरिंग अ रिएक्शन नो बॉन्ड इज टू द स्टीरियो सेंटर इज ब्रोकन, या रहा स्टीरियो सेंटर यानी कि असिमेट्रिक कार्बन, so the product will have the same general configuration of groups around the stereo center of that of recent. Such a reaction is said to be processed with the retention of the configuration. तो ये जो लाइन्स है इसको मैंने यहाँ पे ब्रोक करके लिख रखा है, तो बस इन पॉइंट्स को तुम्हें ध्यान में देना है। ठीक है, सो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, और यहाँ पे निगेटिव साइन है। ओके, यानी कि लीवो को बता रहा है इज हीटेड विद द कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब देखो ये रहा हमारा एसिमेट्रिक कार्बन। ओके, सो इसके जो फर्स्ट ग्रुप है दैट इज मिथाइल, सेकेंड ग्रुप पे CH2 अटैच है, CH2OH, थर्ड ग्रुप पे हाइड्रोजन अटैच है, और फोर्थ ग्रुप पे इथाइल अटैच है। तो इसमें जो CH2OH वाला ग्रुप है तो उसके बीच के बॉन्ड को ब्रोक कराना है हमें। ठीक है, बट हमें किसी भी बॉन्ड को ब्रोक नहीं करना जो कि असिमेट्रिक कार्बन से अटैच्ड है। फॉर एग्जांपल ये कार्बन वाला जो असिमेट्रिक कार्बन, इसके बीच के हम किसी भी बॉन्ड को ब्रोक नहीं कर रहे हैं, बट हम जो एक ग्रुप अटैच्ड है उसके बीच के CH2OH वाले दोनों के बीच के बॉन्ड को ब्रोक कर रहे हैं, और इसको जब हम रिएक्ट कर रहे हैं कंसनट्रेटेड HCl के साथ। ठीक है, और उसमें हीट हम सप्लाई कर रहे हैं। सो हियर दैट OH बॉन्ड ब्रोक हो जा रहा है, और यहाँ पे Cl अटैच हो जा रहा है, और HOH बाहर निकल रहा है। सो दिस इज निगेटिव यानी L फॉर्म, एंड यहाँ पे पॉजिटिव यानी कि ये D फॉर्म है। तो देख लो इसके बारे में क्या लिख रखा। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द कन्फिग्रेशन एट अ सिमेट्रिक सेंटर इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज सेम, बट द साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन हैज चेंज्ड इन द प्रोडक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे और सिमेट्रिक के बीच में डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, ये असिमेट्रिक कार्बन के बीच में हो रहा था ना, तभी तो ये ऑप्टिकल एक्टिव हो रहे थे। तो यहाँ पे इसने ऐसा प्रिटेंड करा है ये सिमेट्रिक लिखा है, सो दिस इज अ एरर। इसको तुम ऐसे लिख लो असिमेट्रिक। ओके, सो वी कैन सी दैट ये जो असिमेट्री थी जिसकी वजह से हम कहते थे ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है, अब ऑप्टिकल एक्टिविटी D फॉर्म हो या L फॉर्म हो ऐसा मिलता है। सो अगर तुमने कोई कंपाउंड ले रखा था दैट वाज द 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, और उसमें हम रिटेंशन कर रहे थे। ओके, यानी कि हम स्पेशल अरेंजमेंट को प्रिजर्व कर रहे थे किसी असिमेट्रिक कार्बन पे। ठीक है, यानी कि कायरल ग्रुप पे, कायरल कार्बन पे। तो वहां पे हमें किसी भी बॉन्ड को ब्रोक नहीं करना था जो कि असिमेट्रिक कार्बन से अटैच्ड है, बट उसमें जो एक ग्रुप अटैच था जो कि CH2OH था, जो हमारा कंपाउंड हमने ले रखा था, उसके बीच में जो हम OH को रिप्लेस कर रहे थे Cl के साथ while reacting with the concentrated HCl, जब हम हीट दे के उसको कर रहे थे, तो जो हमारा ये जो लीवो फॉर्म था ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, दिस वाज चेंजिंग टू द डेक्स्ट्रो फॉर्म। तो बस ये इतनी सी बात थी, और यहाँ पे ये इस पॉइंट को तुम याद रखना कि यहाँ पे एक एरर है। ओके, और ये इसके पीछे का रीजन बता रखा है, दिस इज बिकॉज द 2 different compounds with the same configuration at a asymmetric center may have different optical rotation. Okay, so one may be dextro plus sign wala, while the other may be the levo negative sign of the optical rotation. So this was the reason, and assertion दोनों एक साथ दे रखा है। So keep in mind ये एरर है, और हमें असिमेट्रिक कार्बन पे अपनी रिटेंशन को करनी है जिसमें हमें किसी भी बॉन्ड को ब्रोक नहीं करना जो कि डायरेक्टली कार्बन से अटैच्ड है असिमेट्रिक वाले कार्बन से। Now the next point that is the inversion, retention and racemization एक साथ। ओके,
सो देयर आर 3 आउटकम्स फॉर अ रिएक्शन एट अ सिमेट्रिक कार्बन, यानी कि जहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी है. सो दिस इज द असिमेट्रिक कार्बन. एक पर हाइड्रोजन अटैच है, दूसरे पे कोई एक्स ग्रुप अटैच्ड है, और थर्ड पे मिथाइल और फोर्थ पे इथाइल ग्रुप अटैच है. सो द व्हेन द बॉन्ड directly linked to a asymmetric carbon atom is broken, consider the replacement of group X by the group Y in the following reaction. So यहाँ पे 3 टाइप के रिएक्शंस हो रहे हैं जिसमें हम ग्रुप X को है इसको रिप्लेस कर रहे हैं विद द ग्रुप Y. तो यहाँ पे देखो, इफ A is the only compound obtained, okay, this is the compound. तो इसमें जो फॉर्मेशन ऑफ A होगा दैट इज द रिटेंशन ऑफ द कन्फिग्रेशन. ओके, सो इन रिटेंशन वी कैन से दैट कि ये जो हमारा है वो रोटेशन हुआ है, रोटेटेड. नाउ if B is the only compound obtained, the process is called inversion of configuration, and we can say this that is optically active. Okay, और SN2 भी यहाँ पे लिख लो साथ में. Now if a 50-50 mixture of A and B is obtained in the process is called racemization, and the product is optically inactive as one isomer will rotate the plane of polarized light in the direction opposite to the another. Okay, so this is 50-50 ratio, and that is racemization, and that is optically inactive. Okay, let us have a fresh look at SN1 and SN2 mechanism by taking the example of optical active alkyl halides. So in case of optically active alkyl halides, the product formed as a result of SN2 mechanism, जो कि हम साथ में देखते हुए लिखते हुए आ रहे थे. ठीक है, so you also may have written all that points. जहाँ जहाँ पे optically active लिखा था वहाँ पे SN2 भी साथ में लिख रखा था. ठीक है, और जहाँ मैंने अकायरल लिखा था यानी कि ऑप्टिकली इनएक्टिव लिखा था, वन मैंने SN1 भी लिखा है. सो यू माइट हैव रिटन देयर आल्सो, एंड इफ यू हैवंट रिटन देन गो एंड बैक राइट. ओके, और इस पॉइंट को तुम अंडरलाइन कर लो साथ में. So now let's highlight this because this is important. In case of optically active alkyl halides, the product formed as a SN2 mechanism has the inverted configuration, and that is the reason जब हमने यहाँ पर इन्वर्जन को लिखा साथ में ऑप्टिकली एक्टिव और SN2 को इंक्लूड कर रखा था. ठीक है, as compared to the reactant, and this is because the nucleophile attack itself on the side opposite to the one where the halogen atom is present. तो अब देखो कि जहाँ पे हमने इन्वर्जन लिख रखा था वो क्या रीजन था कि वहाँ पे इन्वर्जन लिखा हुआ था. फॉर एग्जाम्पल ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसने जब अटैक करना था, PR को रिप्लेस करना था, तो इसने सामने से देखो, सामने से अटैक ना करके पीछे से अटैक करना सही समझा. ठीक है, सो व्हेन द 2 bromo octane is allowed to react with the sodium hydroxide plus 2 octane 2ol is formed with the OH group occupying the position opposite toward the bromide had occupied. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ब्रोमीन सामने से आ रखा था. ठीक है, बट जो OH जिसने पोजीशन को ऑक्यूपाई करा वो पीछे से आकर ऑक्यूपाई करा. ठीक है, तो तुम कह सकते हो क्या यहाँ पे इन्वर्जन है, एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव. दूसरा लिखो यहाँ पे इन्वर्जन, और तीसरा पॉइंट लिखो SN2 मैकेनिज्म. ठीक है, SN2 मैकेनिज्म इसलिए बिकॉज यहाँ पे जो रेट है वो न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगा और अपने रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करेगा. सो दस SN2 reaction of optically active halide are accompanied by inversion of configuration. तो जहां जहां पे SN2 है वहां वहां पे इन्वर्जन है, और वहां वहां तुम्हें ऑप्टिकली एक्टिव ऐसे करके याद रखना है. ठीक है, सो इन केस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हलाइड्स SN1 reactions are accompanied by racemization. So can you think of the reaction why it is happened? So actually the carbocation formed by the slow step being the sp2 hybridized is a planar achiral. तो यहाँ पे इसने जो पॉइंट बताया है, इसने ये पॉइंट बताया इसलिए क्योंकि जो SN1 जो हमारा रिएक्टेंट था तो वो 2 स्टेप में होता था. जो फर्स्ट स्टेप होता था 2 स्टेप रिएक्शन, सो जो फर्स्ट स्टेप था वो था स्लो स्टेप. ठीक है, और स्लो स्टेप पे हमारा रेट डिटरमाइंड होता है, और यहाँ पे जो कार्बोकैटायन की जो फॉर्मेशन हो रही थी दिस वाज सिमेट्रिक. ठीक है, अब कार्बोकैटायन तो सिमेट्रिक और असिमेट्रिक दोनों हो सकता है, इसको सिमेट्रिक ना बोलो तुम. ठीक है,
यहाँ पे हम दूसरे वर्ड का यूज करते हैं अकाइरल, ठीक है। जो कार्बोकैटायन जनरेट हो रहा था इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द SN1 दैट वाज अकाइरल। यहाँ पे तुम देखो actually the carbocation formed in the slow step that was the first step being the sp2 hybridized a planar planar achiral, यानी कि sp2 भी इसको लिख लो और achiral भी इसको लिख लो, ठीक है। The attack of the nucleophile may be accomplished from either side of the plane of carbocation, resulting in the mixture of a compound, one having the same configuration attaching the same position of halide ion and the other having the opposite configuration. Then we can say that कि यहाँ पे दोनों का जनरेशन हो रहा है, ठीक है। This may be illustrated by the hydrolysis of optically active 2-bromobutane which results in the formation of plus minus butane dual, यानी कि यहाँ पे D configuration और L configuration इसने दोनों को बता रखा है, ओके। सो वी कैन से दैट कि जो यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल था जब वो कार्बोकैटायन पे अटैक कर रहा था तो ऊपर से भी अटैक कर सकता है, वो नीचे से भी अटैक कर सकता है, ठीक है, बोथ साइड से। सो वी कैन से दैट कि यहाँ पे जो दो सिचुएशन जो क्रिएट हो रहे थे, फर्स्ट सिचुएशन में यहाँ पे वो रिटेंशन भी हमें शो हो रहा था और सेकेंड सिचुएशन जो इन्वर्जन होता है हमें वो भी शो हो रहा था। सो जब रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों हो तो उसको हम क्या बोलते रहते, रेस्पाइजेशन, ठीक है। और यहाँ पे रेस्माइजेशन का फॉर्म दे रखा है जिसमें डी और एल दोनों को साथ में यूज कर रखा है इसने, प्लस माइनस या डी और एल दोनों को साथ में यूज कर सकता था। नाउ वी आर गोइंग टू से this is completed and we are going to start the next point, that is second point, in which we are going to study the elimination reactions. So when a haloalkane with beta hydrogen atom is heated with the alcoholic solution of potassium hydroxide, okay, पहली बात है इसमें अल्कोहलिक सॉल्यूशन है और KOH है, और यहाँ पे जो हेलोअल्केन है उसके पास बीटा हाइड्रोजन भी है, ठीक है। सो देयर इज एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटॉम फ्रॉम बीटा कार्बन एंड अ हेलोजन एटॉम फॉर्म्स द अल्फा कार्बन एटॉम, ओके। तो यहाँ पे जो एग्जांपल दे रखा है, सपोज करो कि CH3 CH2X, अगर यहाँ पे अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन होती तो जब हमें प्रोडक्ट मिलता यहाँ पे क्या होता, K और X और बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होता, ये रहा बीटा हाइड्रोजन और ये रहा अल्फा, तो यहाँ से एक बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होता HO के साथ। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैंने हेलोजन को Br ले रखा होता, ठीक है, सपोज करो KBr HOH प्लस हमारे पास ENE की फॉर्मेशन होती, दैट वाज CH2 डबल बॉन्ड CH2, ओके। सो दिस इज द एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल, ओके। और इसके बारे में हम नेक्स्ट पेज में भी, सॉरी नेक्स्ट चैप्टर में भी अगेन देखने वाले हैं इन अल्कोहल्स ऑल्सो। तो यहाँ पे अल्फा बीटा कार्बन इन द मॉलिक्यूल का पोजीशन पता होना चाहिए, जिस कार्बन से हेलोजन अटैच्ड है उसको अल्फा कार्बन, उसके बगल वाली कार्बन को एडजेसेंट वाले को बीटा, और उसके एक और एडजेसेंट वाले को हम गामा कार्बन बोलते हैं, और उस पर जो हाइड्रोजन अटैच्ड होती है सिमिलरली वी कैन नेम इट एज अ बीटा हाइड्रोजन या गामा हाइड्रोजन, ओके। So as a result, ENE is formed as a product since beta hydrogen atom is involved in the elimination. So this is also known as the beta elimination. Now, if there is possibility of formation of more than one ENE due to the availability of more than one beta hydrogen atoms, usually one ENE is formed as the major product. These सोचो कि अगर वहाँ पे एक से ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन मौजूद होता और वहाँ पे चांसेस होते कि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन सकते हैं, तो वहां पे सिर्फ वो प्रोडक्ट बनता एक, और वो प्रोडक्ट होता मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता। सो दिस फॉर्म पार्ट ऑफ अ पैटर्न फर्स्ट ऑब्जर्व बाय द रशियन केमिस्ट अलेक्जेंडर जेटसेव। तो यहाँ पे इसको पहले तुम हाईलाइट करो बिकॉज दिस वाज वंस द PYQ, आई थिंक इट वाज इन PYQ इन 2021 ऑफ नीट एग्जामिनेशन। सो अलेक्जेंडर जेटसेव ने प्रोनाउंस करा सेटजेफ रूल, who in 1875 formulated the rule which can be summarized as in dehydrohallucination reaction the preferred product is that alkene which has the greater number of alkyl group attached to the doubly bonded carbon atoms. Thus 2-bromopentane gives pentene as the major product. अब इस चीज को तुम अंडरस्टैंड करो
पहले हमारा पॉइंट क्या था कि अगर कोई कार्बन एटम है जिसके बीटा हाइड्रोजन पे मतलब एक से ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है बीटा हाइड्रोजन वाले, तो कौन सी कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी, प्रोडक्ट में क्या फॉर्म होगा। तो वहाँ पे प्रोडक्ट में फॉर्मेशन एक से ज्यादा हो सकती थे, तो वहाँ पे हमें मेजर मेजर वाले को देखना था कि जो मेजर फॉर्म होंगे, और मेजर किस बेसिस पे फॉर्म होंगे, मेजर जो फॉर्म होंगे वो फॉर्म होंगे सेटजेफ के रूल पे। और ये सेटजेफ का रूल किसने रखा था, अलेक्जेंडर जेटसेव ने, जो कि रशियन थे, इनकी कंट्री याद करो, रशियन थे। नाउ अब ये जो सेटजेफ रूल था इसके अकॉर्डिंग ये होता है जो हमारा बाई प्रोडक्ट बनता है, जो प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे, वहां पे जो बीटा हाइड्रोजन की जो एलिमिनेशन होगी वो उस जगह से होगी जहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है। फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज द क्वेश्चन जिसमें है 2 ब्रोमो पेंटेन। तो यहाँ पे देखो 1 2 यहाँ रहा ब्रोमो सेकेंड पोजीशन पे, 3 4 5। तो अब इसके पास चांसेस ये हैं कि इसके पास भी बीटा हाइड्रोजन है और इसके पास भी बीटा हाइड्रोजन है। तो तुम किससे लेना चाहते हो, एलिमिनेशन किससे कराना चाहते हो। तो अकॉर्डिंग टू सेटजेफ हम एलिमिनेशन उससे कराएंगे, उसकी हाइड्रोजन की कराएंगे जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड है। तो फॉर एग्जांपल अगर इसको मान लो ए और इसको मान लो बी, तो ए वाले के पास देखो कोई अल्काइल ग्रुप अटैच नहीं है, सिंगल है, इसके आसपास कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है। बट ये जो बी वाले के पास है इसके पास अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड है। तो तुम कह सकते हो कि अकॉर्डिंग टू सेटजेफ, जो कि एक रशियन साइंटिस्ट थे, उनके हिसाब से, सॉरी रशियन केमिस्ट थे, उनके हिसाब से जो मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो होगा पेंटुइन का, बिकॉज इसने जिस बीटा हाइड्रोजन से निकाला वहां पे ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स अटैच थे। तो यहाँ पे देखो ये मेजर है 81% के साथ, और ये जो पेंटुइन था दैट इज ओनली 19%। एंड दिस वाज द क्वेश्चन इन 2021 PYQ नीट। ठीक है, सेटजेफ को सेलेक्ट करना था उस ऑप्शन में। नाउ रीड दिस द स्टेटमेंट, ये जो बॉक्स दे रखा है अबाउट द एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। सो फर्स्ट रीड दिस। यहाँ पे इसने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दे रखा है एलिमिनेशन का और सब्स्टिट्यूशन का। अ केमिकल रिएक्शन इज द रिजल्ट ऑफ कंपटीशन। ओके, तो केमिकल रिएक्शन एक रिजल्ट होता है कंपटीशन का। इट इज अ रेस दैट वन बाय द फास्टेस्ट रनर। ओके, a collection of molecule tend to do by and large what is the easiest for them. An alkyl halide with beta hydrogen atom when reacted with the base or a nucleophile has two competing routes. अब वो है SN1 और वो है SN2। ओके, जो कि सब्सटीट्यूशन के पार्ट थे। SN1 एंड SN2 आर द टाइप ऑफ सब्सटीट्यूशन। इसको तुम कर लो हाईलाइट। और जो सेकेंड उसके पास वे था, रास्ता था, दैट वाज द एलिमिनेशन। ओके, now which route will be taken up depends on the nature of alkyl group. Okay, so strength and size of base nucleophile and the reaction condition. Thus a bulkier nucleophile will prefer to act as the base and abstract a proton rather than approaches the tetravalent carbon atom steric reasons. Okay, and vice versa. Similarly, अब देखो इसको पहले तुम अंडरस्टैंड हो लो, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तो इस स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है कि अगर कोई बल्कियर न्यूक्लियोफाइल होगा, फॉर एग्जांपल C4H9O- काफी एक बल्कि ग्रुप है और ये एक न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप है, ठीक है, बिकॉज इसके पास लोन पेयर है। तो तुम कह सकते हो कि ये ट्राई करेगा कि ये एलिमिनेशन की तरफ रहे, एलिमिनेशन को ज्यादा प्रीफर करे, ठीक है, रेदर देन द सब्सटीट्यूशन। यहाँ पे लिख लो एलिमिनेशन प्रीफर्ड, नॉट प्रीफर सब्सटीट्यूशन। अब इसके पीछे जो रीजन है, यहाँ पे भी असर्शन रीजन की क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं। इसके पीछे जो रीजन है वो है स्टेरिक रीजन। ठीक है, ये स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक रीजन की वजह से सब्स्टिट्यूशन को प्रीफर नहीं करेगा, वो चाहेगा कि मैं एक एलिमिनेशन ही कर लूं। ठीक है, सो तुम यहाँ पे देख लो क्या लिख रखा है इसने, वापस देख लो। द बल्कियर न्यूक्लियोफाइल विल प्रीफर टू एक्ट एज अ बेस, वो बेस की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, बेस की तरह एक्ट करेगा। एंड अब्स्ट्रैक्ट अ प्रोटॉन रेदर देन अप्रोचेज अ टेट्रावेलेंट कार्बन एटॉम। ठीक है, तो ये रहा सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे एक टेट्रावेलेंट कार्बन एटॉम के पास ये अप्रोच करने से बेटर ये समझेगा कि मैं बेस की तरह एक्ट कर लूँ और किसी प्रोटोन को ही हटा दूँ वहाँ से। ठीक है, सो इट विल प्रेफर द एलिमिनेशन। बट जो कि बल्कि नहीं होंगे वो सोचेंगे कि मैं सब्स्टिट्यूशन ही कर लेता हूँ। नाउ लेट्स रीड द नेक्स्ट लाइन। सिमिलरली अ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड विल प्रेफर द SN2 रिएक्शन। अब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बोला है इसने, ठीक है, यानी कि ये बल्कि नहीं है। तो यहाँ पे अगर वो सेकेंडरी हैलाइड होगा तो देखो, तो इसके पीछे भी SN1 और SN2 होता है। तो तुम्हें इसकी रिएक्टिविटी पता है SN1 की 3 2 1, ठीक है, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी के हिसाब से।
और SN2 की रिएक्टिविटी है 123। बट यहाँ पे तुम देखो कि दोनों के बीच में सेकेंडरी है, ठीक है। तो अगर कोई सेकेंडरी है तो वो किसको प्रीफर करेगा, SN1 या SN2 को, तो उसके बारे में ले रखा है यहाँ पे। सो लेट्स रीड दिस। अ सेकेंडरी हैलाइड SN2 और एलिमिनेशन डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ बेस न्यूक्लियोफाइल एंड अ टर्शरी हैलाइड SN1। तो अब ये देखो, अगर किसी SN2 है तो अगर उसको कोई सेकेंडरी ग्रुप है, सेकेंडरी हैलाइड है, तो वो किसको प्रीफर करेगा, SN2 को प्रीफर करेगा या एलिमिनेशन को प्रीफर करेगा, बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। तो इससे में ये क्लियर हुआ कि अगर कोई प्राइमरी ग्रुप है तो वो तो सीधा SN2 को प्रीफर कर लेगा, कोई टर्शरी है तो वो सीधा SN1 को प्रीफर करना चाहेगा। पर अगर कोई सेकेंडरी है तो या तो वो SN2 को प्रीफर कर लेगा या वो एलिमिनेशन को प्रीफर करेगा। और इन दोनों के बीच में वो सेलेक्ट किस बेसिस पे कर रहा है, वो सेलेक्ट कर रहा है डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ बेस या न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो ये रीजन है, इसको तुम हाईलाइट कर लो। सेकेंडरी चूज करने से पहले देखेगा किसको, स्ट्रेंथ को देखेगा वो, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ बेस या न्यूक्लियोफाइल को देख के वो अपने आप को चूज कर लेगा। नाउ सी द नेक्स्ट स्टेटमेंट। एलिमिनेशन डिपेंडिंग अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन और मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन। तो ये टर्शरी हैलाइड के बारे में बोल रहा है और वी नो दैट कि टर्शरी हैलाइड SN1 को चूज करता है और यहाँ पे कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी मेजर रोल प्ले कर रही होती है, ठीक है। नाउ रिएक्शन विथ मेटल्स। मोस्ट ऑर्गेनिक क्लोराइड, bromide, iodide react with the certain metals to give a compound containing metal carbon bonds या carbon metal bonds. Such a compound are known as the organometallic compounds. An important class of organometallic compound discovered by the Grignard Circliglo in 1900, and that was alkyl magnesium halide RMgX, referred as the Grignard reagent. These reagents are obtained by the reaction of हेलोअल्केन विथ मैग्नीशियम मेटल इन ड्राई ईथर। सो जो मेथड था ऑब्टेन करने के लिए, वहाँ पे हमें ड्राई ईथर का यूज़ हो रहा था और यहाँ पे मैग्नीशियम मेटल की भी यूज़ कर रहे थे। और उसको हम रिएक्ट किससे करा रहे थे, उसको हमें रिएक्ट करा रखा था हमने हेलोअल्केन से, ठीक है। सिर्फ आप लिख लो हेलो अल्केन, और ये रहा अपना मैग्नीशियम मेटल और ये रहा अपना ड्राई ईथर, और हमें मिल जा रहा था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स भी अच्छे क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं बिकॉज यहाँ पे आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड दोनों एग्जिस्ट करता है इन द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो अब इसको देख लो, नेक्स्ट पेज है। यहाँ पे साइंटिस्ट के बारे में दे रखा है, ग्रिग्नार्ड के बारे में, तो इसको बस देख लेना, दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट कि क्वेश्चन क्रिएट हो। सो लेट्स रीड द टेक्स्ट। इन द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट द कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज कोवेलेंट but highly polar with carbon pulling electrons from electropositive magnesium. The magnesium halogen bond is essentially ionic. तो इस पैराग्राफ में बस एक ही बात है, ये जो कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड है दैट इज कोवेलेंट, और यहाँ पे जो मैग्नीशियम और हेलोजन के बीच का बॉन्ड है दैट इज आयोनिक, ओके, विद कार्बन पुलिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैग्नीशियम। बट यू हैव टू ऑल्सो कीप वन थिंग इन योर माइंड कि यहाँ पे भले ये कोवेलेंट बॉन्ड है बट दिस इज हाईली पोलर, ओके, बिकॉज यहाँ पे जो आर ग्रुप है उसके पास पार्शियली निगेटिव चार्ज है और ये पुल कर रहा है मैग्नीशियम के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को। नाउ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर हाईली रिएक्टिव, तो दिस इज हाईली रिएक्टिव विथ एनी सोर्स ऑफ, और वो सोर्स कौन से हैं, सोर्स ऑफ प्रोटॉन टू गिव द हाइड्रोकार्बन, और वो सोर्स है इवन वाटर अल्कोहल अमाइंस आर सफिशिएंटली acidic to convert them into the corresponding hydrocarbons. So these are highly reactive with any source of proton to give hydrocarbon, highly reactive with any source of proton, और ये इवन वाटर अल्कोहल और अमाइन के साथ सफिशिएंटली जो एसिडिक हों और वो कन्वर्ट कर जाते हैं हाइड्रोकार्बन्स में। तो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ये HOH से रिएक्ट कर रहा है और यहाँ पे फॉर्मेशन जो हो रही है अल्केन की हो रही है, ठीक है, RH हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जा रहा। इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू अवॉइड इवन द ट्रेस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और यहाँ पे
This is why reaction is carried out in the dry ether. On the other hand, this could be considered as one of the method for converting halide to hydrocarbons. ओके सो फ्रॉम दिस स्टेटमेंट यहाँ पे assertion रीजन क्रिएट हो जाएगा. यहाँ पे काफी क्लियर है, सिर्फ एक चीज पता चल रही है, जो ये ग्रिग्नार्ड एजेंट है ये हाईली रिएक्टिव है विद एनी सोर्स ऑफ H प्लस प्रोटॉन. ठीक है, तो ये वाटर से रिएक्ट कर सकते हैं, अल्कोहल से रिएक्ट करते हैं, अमाइन से रिएक्ट कर सकते हैं, और उनकी प्राइमरी गोल क्या है, वो किसी भी हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देंगे इससे रिएक्ट करके. सो दिस इज वाई टू अवॉइड दिस सिचुएशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे ड्राई ईथर यूज होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. और यहाँ पे देखो ड्राई ईथर कहाँ यूज हो रहा था, यहाँ पे ड्राई ईथर यूज हो रहा था जब हम किसी हेलो अल्कीन को रिएक्ट कर रहे थे मैग्नीशियम मेटल के साथ और ग्रिग्नार्ड रीजन को क्रिएट कर रहे थे. ओके, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज द वुड्स रिएक्शन. सो अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम इन ड्राई ईथर to give hydrocarbon containing double the number of the carbon atom present in the halide. Okay, so this is the example of the Woods reaction. यहाँ पे एक दे रखा है, यहाँ पे अल्काइल हलाइड है और उसको दो सोडियम से रिएक्ट कर रहा है और लास्ट में यहाँ पे RR कंपाउंड क्रिएट हो रहा है. ठीक है, सो हाइड्रोकार्बन बन जा रहा. सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन्स. मीन्स यहाँ पे हम एरोमेटिक साइक्लिक रिंग के रिएक्शन को देखने वाले हैं जिससे कोई हलाइड अटैच्ड है. सो फर्स्ट पॉइंट दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. सो व्हाट इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट जब कोई न्यूक्लियोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग या इलेक्ट्रॉन रिच जो कि रिप्लेस करता है किसी फंक्शनल ग्रुप को फ्रॉम द इलेक्ट्रोफाइल यानी कि जो कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन कमी होती है. ठीक है, नाउ अराइल हलाइड्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. और इसके पीछे का रीजन क्या है? तो ये काफी लेस रिएक्टिव है. सो हाईलाइट दिस इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक. और इसके पीछे का जो फर्स्ट रीजन है दैट इज द रेजोनेंस इफेक्ट. इसके बाद जो सेकेंड रीजन है दैट इज डिफरेंट इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटॉम इन CX बॉन्ड. Third reason that is the instability of phenyl cation, and the fourth reason because of the possible repulsion. Okay, so let's discuss one by one all of these reasons को हम देखते हैं. जो first है that is the resonance effect. In haloarenes, the electron pair on halogen atoms are in configuration with pi electron of the ring, and the following resonating structures are possible for this haloarenes. ठीक है, so this is इन कॉन्जुगेशन विथ पाई इलेक्ट्रॉन्स. और कॉन्जुगेशन क्या होता है? कुछ नहीं, डबल और सिंगल बॉन्ड का जो रिपीटेशन होता है. देखो यहाँ पे है डबल बॉन्ड देन सिंगल डबल सिंगल, सो दिस इज शोइंग द कॉन्जुगेशन. और यहाँ पे हमें रेजोनेंस मिलता है. नाउ दिस CCl बॉन्ड एक्वायर्स अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू द रेजोनेंस. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, सो ये काफी मजबूत हो जाता है. ठीक है, तो एज अ रिजल्ट द बॉन्ड क्लीवेज इन द हेलोअरीन इज डिफिकल्ट देन द हेलोअल्केन एंड देयरफॉर दीज आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. यानी कि ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक होना ही नहीं चाहते, काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कम्पेयर टू द हेलोअल्केन. और इसकी स्ट्रॉन्गनेस का जो रीजन है दैट इज द रेजोनेंस. नाउ जो सेकेंड रीजन है दैट इज डिफरेंट इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटॉम इन CX बॉन्ड. तो अब देखो, इन हेलोअल्केन द कार्बन एटम अटैच टू द हेलोजन विद द sp3 हाइब्रिड कार्बन. ओके, while in case of haloarine वो sp2 से अटैच होता है, sp2. so this is sp2 hybrid carbon and that is the sp3 hybrid carbon. अब इसके पीछे का देखो जो रीजन जो दे रखा है इसने, the sp2 hybridized carbon with a greater s character is more electronegative because यहाँ पे s character कितना है? s character यहाँ पे 33% है in sp2 और जो sp3 था यहाँ पे s character around 25% था. So can hold the electron pair of CX bond more tightly than the sp3 hybridized carbon in haloalkane with less s character. ठीक है, तो haloalkane में less s character था which was about 25%. So the CCl bond length in the haloalkane is 177 picometer, while in haloarenes it is 169 picometer. Since it is difficult to break the shorter bond than the longer bond, therefore the haloarenes are less reactive than the haloalkenes towards the nucleophilic substitution reaction.
and this is quite easy and we have seen this in GOC lecture also. सेम कॉन्सेप्ट बेस था, जब S कैरेक्टर ज़्यादा होगा, S कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो स्मॉलर होगी और उसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो हाइयर होगी. ओके, now let's check instability of phenyl cation. In case of haloarenes, the phenyl cation formed as a result of self-ionization will not be stabilized by the resonance and therefore SN1 mechanism is ruled out. So highlight this also. In case of haloarenes, the phenyl cation formed as a result of self-ionization will not be stabilized by resonance and therefore SN1 mechanism को हम rule out करते हैं. तो बस इसमें एक चीज़ ध्यान रख लो, जो फिनाइल कटायन होता है जो कि फॉर्म होता है while in the reaction से, ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, ठीक है. और ये जो क्रिएट कैसे होता है फिनाइल कटायन, ये क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ द सेल्फ आयोनाइजेशन और ये ज़्यादा स्टेबलाइज नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ रेजोनेंस. तब कहते हैं कि हम इसको SN1 मैकेनिज्म से रूल आउट करते हैं. सो बाय द थर्ड स्टेटमेंट वी आर एबल टू से दैट यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म भी फेल होते हुए दिख रहा है. रूल्ड आउट का मतलब ये होता है कि नॉट पॉसिबल, ये काम नहीं कर पाता SN1. तो इसके पीछे जो रीज़न है काम ना करने के पीछे, क्योंकि जो फिनाइल कटायन है ये जो फॉर्म होता है बिकॉज ऑफ द सेल्फ आयोनाइजेशन, ये स्टेबलाइज नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस. सो वी कैनॉट अप्लाई द SN1. And in the fourth, because of the possible repulsion, it is less likely for the electron-rich nucleophile to approach the electron-rich arenes. Okay. Now the next point, that is the replacement by the hydroxyl group. यहाँ पे hydroxyl group जो है यहाँ पे NaOH में है. Now here chlorobenzene is given. It is a haloarene converted into the phenol by heating with the aqueous sodium hydroxide. नाउ यू कैन सी दैट कि ये पॉसिबल नहीं हो पाता अगर ये ड्रास्टिक कंडीशंस नहीं अवेलेबल होते, लाइक 623 डिग्री केल्विन एंड 300 ATM. सो दिस 2 पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट, इसकी वजह से रिएक्शन हो पा रहा है. ओके और यहाँ पे H+ भी हो रहा है इन द सेकेंड यहाँ पे स्टेटमेंट में, ठीक है. नाउ द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विच इज अ नाइट्रो एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ द हेलोअरीन्स. ओके, सो ये जो नाइट्रो वाले ग्रुप होते हैं दे आर द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स बिकॉज यहाँ पे जो एटॉम अटैच्ड है इस कार्बन से दैट इज नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के बगल में उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन प्रेजेंट है. तो ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ डेंसिटी खींचते हैं और इस तरीके से नाइट्रोजन एबल होता है कि वो इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज कर पाए क्योंकि यहाँ से खुद इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेना चाहता है. ओके, सो बाय दिस यहाँ पे एक कह सकते हो कि एक वैकेंसी क्रिएट होती है कि मुझे इलेक्ट्रॉन की नीड है इसमें, और जब तुम NaOH के साथ इसको रिएक्ट कराते हो जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है, तो इन दैट सिचुएशन यहाँ पे तुम देख सकते हो कि टेम्परेचर लोअर हो गया, ड्रास्टिक कंडीशंस रिड्यूस हो रहे हैं. फॉर एग्जांपल व्हेन देयर वाज नो NO2 नो नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट इन दिस रिंग, सो यहाँ पे तुम्हें 623 डिग्री केल्विन टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट थी. बट तुमने जब पैरा पोजिशन पे यानी कि 1,4 पोजिशन पे जब तुमने लगाया, पैरा पे लगाया नाइट्रो, तब तुम कह सकते हो कि यहाँ पे टेम्परेचर की जो रिक्वायरमेंट थी वो रिड्यूस हो गई है. बट जब तुमने 2 नाइट्रो ग्रुप लगा दिए तो तुम कह सकती हो कि ये दोनों मिलकर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ ले रहे हैं इस रिंग से, एंड बाय दिस यहाँ पे टेम्परेचर और ज़्यादा रिड्यूस हो जा रहा है. मतलब टेम्परेचर की जो ड्रास्टिक कंडीशंस थी वो धीरे धीरे करके रिड्यूस होते जा रहे हैं. So by this we can say that nitro group at para position या at ortho position, okay, para and ortho increases the reactivity of the haloarenes. Now let's move to the next page. Here we are able to see that यहाँ पे 3 नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड है. ओके, सो हियर बस वार्म करने पे तुम्हारा रिएक्शन प्रोसीड कर पा रहा है बिकॉज यहाँ पे जो टेम्परेचर पे जो डिपेंडेंसी थी इसकी रिएक्शन की वो खत्म हो जाती है. सो बाय दिस वी कैन से दैट कि बस तुम इसको वार्म कर दो और H2O सप्लाई करने पे यहाँ पे जो Cl है वो रिप्लेस हो जा रहा है बाय द हाइड्रोक्साइल ग्रुप OH, और यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है दैट इज नथिंग बट द पिक्रिक एसिड बिकॉज यहाँ पे 3 नाइट्रो ग्रुप है दैट इज अटैच टू द फिनॉल. सो दिस इज द कॉमन नेम जो हम इसको पिक्रिक एसिड के नाम से भी जानते हैं. So the effect is pronounced when the nitro group is introduced at the ortho and the para position. However, no effect on the reactivity of haloarenes is observed by the presence of electron withdrawing group at meta position. So we are able to say that कि जब हमने पीछे देखा कि ये जो नाइट्रो ग्रुप जब पैरा पे अटैच थे और जब ऑर्थो पे अटैच थे तो इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही थी, बट यहाँ पे हमने कोई ऐसा पॉइंट नहीं देखा जहाँ पे वो मेटा पे अटैच थे बिकॉज मेटा पे अटैच करने से
कोई रिएक्टिविटी में फर्क नहीं पड़ता, उसके बारे में ये दे रखा है. सो लेट्स हाईलाइट दिस स्टेटमेंट फर्स्ट. Reactivity of haloarenes is observed by the presence of electron withdrawing group at meta position. No effect. Okay. No effect on reactivity of haloarenes is observed. अब यहाँ पे कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है ऑफ द रिएक्शन डिपिक्टेड. तुम इसको बस देख लो, इसमें ज़्यादा डिटेल जाना नहीं है. बस यहाँ पे देखो कि यहाँ पे पैरा पे नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड है और यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है दैट इज OH, वो अटैक करने वाला है Cl पे. देन ये स्लोएस्ट स्टेप है और स्लोएस्ट स्टेप ही मेन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है. सो वी कैन से दैट कि एक टाइम आया जब एन पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब एन पे तुम देख सकते हो कि निगेटिविटी है ऑक्सीजन पे और एन पे पॉजिटिव है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन. ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेना चाहता है रिएक्शन से और 10 एक इलेक्ट्रोफाइल सेंटर को जनरेट करता है उस रिंग पे. तभी तो एक न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा प्रीफर करेगा कि मैं इसको रिएक्ट कर सकूँ. तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है. नाउ तुम यहाँ पे देख सकते हो जो सेकेंड पोजीशन है ये है O आइसोमर दैट इज द ऑर्थो ग्रुप. यहाँ पे ऑर्थो पे अटैच है. यहाँ पे भी पहले तुम स्लोएस्ट स्टेप को देखते हो और यहाँ पे भी रिएक्शन प्रोसीड हो रही है. फिर जब तुम मेटा में देखते हो सो तुम तीनों पॉइंट को देख रहे हो. यहाँ पे कुछ है नहीं. पहला है पैरा दैट इज, देन ऑर्थो, फिर यहाँ पे मेटा. तो ये तीनों आइसोमर्स को दे रखा है. बस में एक चीज को यहाँ पे पता रखना है, जो यहाँ पे O और P है ऑर्थो एंड पैरा वाले हैं, दे आर एबल टू स्टेबलाइज द निगेटिव चार्ज. ओके, और 10 वो इफेक्ट कर रहे हैं रिएक्टिविटी में, उनकी मतलब डिपेंडेंसी है. बट जो ये मेटा वाला है ये स्टेबलाइज नहीं कर पाता है निगेटिव चार्ज को. ठीक है, यहाँ पे लिख लो नॉट एबल टू स्टेबलाइज द निगेटिव चार्ज. तो इसकी कोई इफेक्ट नहीं होती. ठीक है, नो इफेक्ट, does no effect on reactivity. बट ये जो O और P हैं ऑर्थो एंड पैरा, दे आर एबल टू स्टेबलाइज द नेगेटिव चार्ज. ओके, नाउ लेट्स सी दिस पैराग्राफ दैट इज इंपॉर्टेंट. इस बॉक्स को पहले देखो. कैन यू थिंक व्हाई NO2 ग्रुप show its effect only on the ortho and para positions and not on the meta positions. तो इसकी रीजन को देखो क्या है. So let's read this. As shown, the presence of nitro group at ortho and para position withdraws the electron density from the benzene ring, thus facilitates the attack of nucleophile on haloarenes. तो ये हमने डिस्कस करा था while reading the text. Now यहाँ पे जो कार्बन आयन thus formed is stabilized through the resonance. The negative charge appeared at ortho and para positions with respect to the halogen substituent is stabilized by the nitro group. Okay, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे सेम चीज को बोला जो मैंने बोल रखा था कि ये जो निगेटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज हो पा रहे हैं बाय द नाइट्रो ग्रुप एट द ऑर्थो एंड पैरा. While in the case of meta-nitrobenzene, none of the resonating structures bear the negative charge on the carbon atom bearing the NO2 group. Therefore, the presence of nitro group at meta position does not stabilize, this is important, not stabilize the negative charge and no effect on reactivity is observed by the presence of NO2 group. अब यहाँ पे तुम खुद देख लो, ये जो M आइसोमर है मेटा आइसोमर्स, यहाँ पे कहीं पे भी जो निगेटिव चार्ज है वो मेटा पोजीशन पे नहीं है. खुद देखो, ये भी ऑर्थो पे है, ये वाला पैरा पे है और ये वाला अगेन ऑर्थो पे है. एंड दिस इज सिमिलर फॉर पैरा आइसोमर. यहाँ पे तुम जब पैरा आइसोमर पे देख रहे हो तो एक टाइम ऐसा आ रहा है कि जब ये नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पर अटैच्ड है तो उस वक्त उसके पास निगेटिव चार्ज आ रही है रिंग की. तो तुम कह सकते हो कि ये एबल है स्टेबलाइज करने को, दस ये रिएक्टिविटी पे भी असर कर रहा है. जब तुम ऑर्थो को देख रहे हो तो तुम एक पोजीशन ऐसा आ रहा है कि ऑर्थो पे जब ये नाइट्रो अटैच्ड है तो उस समय उसके पास निगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ये भी एबल है टू स्टेबलाइज करने को. बट जब मेटा ग्रुप अटैच्ड है तो कोई ऐसा पोजीशन नहीं है जब उसके पास निगेटिव चार्ज आ पा रहा है और उसको स्टेबलाइज कर पा रहा हूँ. ठीक है, तो तुम देखो ये जब ऑर्थो पे है तो मेटा पे नहीं है, फिर जब ये मेटा पे है तो निगेटिव चार्ज पैरा पे है, तो और फिर जब एक बार और ये मेटा पे अटैच्ड है तो अगेन ऑर्थो पे ही निगेटिव चार्ज है. तो किसी सिचुएशन, ये जो तीन सिचुएशंस हैं यहाँ पे, तीनों सिचुएशंस में कभी भी निगेटिव चार्ज जो है वो स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ मेटा पोजिशन पे जब नाइट्रो प्रेजेंट है. So thus we can say that when nitro is attached to the meta position, it is not able to reduce the reactivity और कोई भी changes लाने को. ठीक है, now we are going to see the point 2, that is the
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विच इज अपोजिट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं उस कंपाउंड पे या उस रिएक्टेंट पे जो कि न्यूक्लियोफिल होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है सामने वाला, और जो अटैक कर रहा है, जो अटैक करने वाला जो है वो खुद इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। So now let's read this. Haloarenes undergo the usual electrophilic reactions of the benzene rings such as the, अब यहाँ पे जो different type of reactions होते हैं because of the electrophilic, these are the halogenation, nitration, sulfonation and the Friedel-Crafts reactions. Now halogen atoms beside being slightly deactivating is OP deactivating, therefore the further substitution occurs at ortho and para positions with respect to the halogen atom। तो हमें यहाँ पे ये पता चल रहा है। Now keep in mind these halogens are deactivating at ortho and para position। Now the OP directing influence of halogen atom can be easily understood if we consider the resonating structures of halobenzene। So यहाँ पे resonating structure दे रखा है for the halobenzene और यहाँ पे X यानी कि halogen attached है, and यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कैसे निगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो रहा है। तो ड्यू टू रेजोनेंस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस मोर एट ऑर्थो एंड द पैरा पोजीशन। यू कैन सी हियर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड द पैरा पोजीशन। ओके, सो देन एट मेटा पोजीशन पे कोई डेंसिटी इंक्रीज नहीं हो रहा है, ऑर्थो एंड पैरा पर हो रहा है, बस ये बोलना चाह रहा है। Further, the halogen atom, because of its minus I effect, has some tendency to withdraw the electron from the benzene ring. And also you can say that कि ये जो halogen atoms होते हैं, they have the minus I, यानी कि tendency to withdraw electron. Okay. As a result, the ring gets somewhat deactivated as compared to benzene, and hence the electrophilic substitution reaction in haloarenes occur slowly and require more drastic conditions as compared in those of benzene। So we can say that कि यहाँ पे जो रिंग है वो हल्का सा डीएक्टिवेटेड है एज कंपेयर टू बेंजीन, यानी कि जो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है वो हल्का सा डीएक्टिवेटेड एज कंपेयर टू बेंजीन, और यहाँ पे कुछ ड्रास्टिक कंडीशंस रिक्वायर्ड होते हैं टू अकर द रिएक्शन इन द हेलोअरीन्स। ओके, सो यहाँ पे लिख सकते हो drastic conditions required in haloarene as compared to benzene। और इसके पीछे का जो रीजन होता है, you can say that due to deactivating nature of halogens। ठीक है, deactivating nature of halogens। So this was total summarized form of this paragraph। Now you can see that यहाँ पे है क्लोरोबेंजीन और ये रिएक्ट कर रहा है Cl2 के साथ in the presence of anhydrous FeCl3 and we are getting para position and ortho position of dichlorobenzene, and para position 1 is the major। So this was about the halogenation। The second one is the nitration। So let's see this। यहाँ पे नाइट्रेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे अगेन एक क्लोरोबेंजीन है विच इज अ हेलोअरीन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, और यहाँ पे भी मेजर प्रोडक्ट है पैरा। ओके, 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन, यानी कि पैरा पोजीशन इज द मेट्रो एंड ऑर्थो इज द माइनर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट, that is the sulfonation। Here concentrated H2SO4 required in the presence of heat। now यहाँ पे जो SO3H है ये ग्रुप आकर अटैच हो रहा है माइनर पोजीशन यानी ऑर्थो पे और मेजर यानी कि पैरा पे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। तो ये तो बातें रहेगी जो एनसीईआरटी में दे रखी है। अब इसको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे होता क्या है, एक हेलोअरीन है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, दिस इज रिएक्टिंग विद द इलेक्ट्रोफाइल एंड यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है दैट इज ऑर्थो पोजीशन पे एंड एक वेट अ मिनट ऑर्थो पोजीशन पे और एक फॉर्म हो रहा है पैरा पोजीशन पे।
and the para one is the major and the ortho one is the minor. So in the first reaction you are seeing about the halogenation, और यहाँ पे यूज हो रहा है एनहाइड्रस FeCl3, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व होगा दैट विल बी Cl+, ओके। और जो नाइट्रेशन है, कीप इन माइंड दिस नाइट्रेशन इज अ इरिवर्सिबल रिएक्शन, ओके। और यहाँ पे जो HNO3 यूज हो रहा है, दिस विल एक्ट एज अ बेस, दिस विल एक्ट एज अ बेस, और जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है, दिस विल एक्ट एज अ एसिड हेयर, ओके। वी नो दैट यहाँ पे ज़्यादा एसिडिक कौन है, दैट इज कंसंट्रेटेड H2SO4, दैट इज वाई इट इज एक्टिंग लाइक अ एसिड, ओके। एंड यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट जो ये सल्फोनेशन है, दिस इज अ टाइप ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ओके। सो SO3 इज अ न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, कीप इन माइंड यहाँ पे जो SO3 है इज न्यूट्रल, ठीक है, हो गया। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज विच इज अबाउट point 4 Friedel-Crafts reaction. So again here haloarine getting reacted with CH3Cl, okay, in the presence of anhydrous AlCl3, and here जो electrophile involved है that is R+, और R+ कौन है इसमें, मिथाइल ग्रुप। So methyl group is the electrophile involved here, and you can say that यहाँ पे आफ्टर रिएक्टिंग ये जो CH3Cl है, आफ्टर रिएक्टिंग विद द एनहाइड्रस AlCl3, यहाँ पे जो फॉर्म होगा दैट विल बी CH3+ विच इज द इलेक्ट्रोफाइल एंड AlCl4, ओके। सो आफ्टर गेटिंग रिएक्टेड जो माइनर प्रोडक्ट है दैट इज ऑर्थो एंड द मेजर वन इज द पैरा। In the second reaction you can see that यहाँ पे again haloarine है which is getting reacted with the CH3COCl in the presence of AlCl3। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल जो क्रिएट होगा that will be CH3CO, ओके। तो दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व है, और ये अटैच हो रहा है जाके ग्रुप से, एंड इट इज फॉर्मिंग 2-chloroacetophenone which is the minor, और जो 4-chloroacetophenone होगा that will be the major because this is at the para position। so बस keep in mind जो हेलोजिनेशन था, सॉरी नाइट्रेशन था, हेलोजिनेशन था, सल्फोनेशन था, या फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलेशन था। सो ये जो तीनों रिएक्शन थे, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन और हेलोजिनेशन, ये जो चार है दीज आर द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट फॉर्म हुआ इन चारों केसेस में वो थे एट द पैरा पोजीशन, ओके। और जो नाइट्रेशन था दिस वाज इरिवर्सिबल, और जो सल्फोनेशन था दिस वाज द रिवर्सिबल। बस हो गया। और नाइट्रेशन में जो इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे रिएजेंट्स वो सबको ध्यान रखना है, दैट इज HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4। सल्फोनेशन में सिर्फ कंसंट्रेटेड H2SO4, एंड इन हेलोजिनेशन देयर इज एनहाइड्रस FeCl3, ओके, और एनहाइड्रस AlCl3 in Friedel-Crafts reaction. Now let's see the example 6.9. So let's read this first. Although chlorine is an electron withdrawing group, okay, that was -I, yet it is ortho-para directing in the electrophilic aromatic substitution reaction Y. So we know that -I जो भी होता है these are the deactivating and these are meta directing, but halogen is not. X is not a मेटा डायरेक्टिंग, बट फॉर एग्जांपल जो नाइट्रो ग्रुप होता है जो कि -I है, दीज आर द मेटा डायरेक्टिंग। उस पर जो वैकेंसी क्रिएट होता है वहां पे मेटा पे जाके वो सेटिस्फाइड होता है। तो यहाँ पे जो तुम्हारा आंसर होगा, बस कुछ पॉइंट्स को ध्यान में दे लो। यहाँ पे इंडक्टिव और रेजोनेंस दोनों एक्ट करते हैं, ठीक है। सो कीप इन माइंड जो इंडक्टिव होता है दैट इज पावरफुल देन द रेजोनेंस, एंड इसकी वजह से डीएक्टिवेशन कॉज होता है, डीएक्टिवेशन ऑफ द रिंग। बट जो रेजोनेंस है, रेजोनेंस क्या करता है, अपोज करता है इंडक्टिव को, ठीक है। रेजोनेंस अपोजेस द इंडक्टिव,
एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, और जिसकी वजह से इट मेक्स डीएक्टिवेटिंग लेस एट ओपी। ठीक है, तो पहले इस स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं जो बुक में दे रखा है, देन विल अंडरस्टैंड कि मैंने क्या क्या बोला। सो कीप इन माइंड, क्लोरीन विड्रॉज इलेक्ट्रॉन थ्रू द इंडक्टिव इफेक्ट, दैट इज व्हाई इट वाज माइनस आई। सो यहाँ पे लिख रखा है इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेबलाइजेस द इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। सो यहाँ पे क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं स्टेटमेंट वाले, उसको हाईलाइट कर लो। इंडक्टिव इफेक्ट destabilize the intermediate carbocation, and also you have to keep in mind this inductive effect cause electron withdrawal। ठीक है, through the inductive effect chlorine destabilizes the intermediate carbocation formed during the electrophilic substitution। यहाँ पे electrophilic substitution हो रहा है। ओके, now through resonance halogen tend to stabilize the carbocation and the effect is more pronounced at ortho and para position। अब यहाँ पे देखो, resonance effect stabilizes the intermediate carbocation, means inductive and resonance are acting in opposite, ठीक है, opposite direction वर्क कर रहे हैं। so the inductive effect is stronger, जो कि हमने यहाँ पे देखा था, inductive is stronger than the resonance and causes net electron withdrawal and thus causes net deactivation। so the resonance effect tend to oppose the inductive effect inductive effect for the attack of O and P, ortho and para position, and hence make the deactivation less for ortho and para। now reactivity is thus controlled by the stronger inductive effect and orientation is controlled by the resonance effect। तो मैंने यहाँ पे जो जो पॉइंट लिखा था, अगर तुमने उसको समझा होगा तो ये इसके समराइज फॉर्म के सारे पॉइंट्स थे। जो दो एक्स्ट्रा पॉइंट मिले दैट वाज, मैं आप लिखते रहा हूँ, इंडक्टिव इफेक्ट रिएक्टिविटी कंट्रोल करता है, ठीक है, और जो रेजोनेंस है, रेजोनेंस कंट्रोल्स द ओरिएंटेशन। तो यहाँ से अगेन स्टेटमेंट के क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं। यू ऑल्सो नो दैट कि जो इंडक्टिव है वो रिएक्टिविटी कंट्रोल कर रहा है, रेजोनेंस ओरिएंटेशन कंट्रोल कर रहा है, बट जो रेजोनेंस था वो क्या कर रहा था, स्टेबलाइज कर रहा था इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन को। जो इंडक्टिव था वो डीस्टेबलाइज कर रहा था इंडक्टिव कार्बोकैटायन को। इंडक्टिव मोर पावरफुल होता है देन रेजोनेंस, एंड इंडक्टिव और रेजोनेंस दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। ऑल्सो बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस की वजह से डीएक्टिवेशन जो होता है कम होता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, और ये जो डीएक्टिवेशन हो रहा था वो इंडक्टिव की वजह से हो रहा था। सो दिस इज व्हाई दीज आर ओपी डायरेक्टिंग नॉट द मेटा डायरेक्टिंग। तो बस इन चीज़ों को याद कर लो, पॉइंट्स को दिमाग में रख लो। नाउ पॉइंट 3 दैट इज रिएक्शन विद मेटल, एंड द फर्स्ट वन इज द वुड्स फिटिक एंड द सेकंड इज द फिटिक रिएक्शन। तो हमने वुड्स रिएक्शन देख रखा था। वुड्स रिएक्शन वाज नथिंग बट जब दो अल्काइल हलाइड रिएक्ट कर रहे थे विद द प्रेजेंस ऑफ मेटल। तो यहाँ पे जो क्रिएट हो रहा था दैट वाज आर, ठीक है। तो यहाँ पे है वुड्स फिटिक। तो हमने वुड्स रिएक्शन में देखा कि यहाँ पे दो एलिफेटिक ग्रुप्स वर्क कर रहे थे, बट इन वुड्स फिटिक एक एरोमेटिक और दूसरा एलिफेटिक है। तो जो एरोमेटिक है दैट इज द फिटिक, इसलिए इसको फिटिक टर्म यूज कर रहे हैं एरोमेटिक के लिए, एंड दिस इज नथिंग बट द हेलोअरीन। और जो तुम्हारा वुड्स है दैट इज एलिफेटिक, तुम इसको हेलोअरीन बोल दो, हेलो अरीन, ठीक है, सॉरी हेलो अल्कीन है ना ये, this is haloalkane and this is haloarine and the sodium here is metal। so in the presence of dry ether, you have to keep in mind these reactions takes place in the presence of dry ether, the formation of this group is taking place, ठीक है। now mixture of an alkyl halide and the aryl halide gives the alkyl arene when treated with sodium in dry ether, and ये जो तुम्हारा स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है that is alkyl arene, बिकॉज ये जो आर है दिस इज द अल्काइल ग्रुप, और जो ये एरोमेटिक रिंग है दैट इज द एरीन ग्रुप। तो दिस इज क्लियर। नाउ व्हाट इज द फिटिक रिएक्शन? फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक में एक हेलो अल्कीन एक हेलो एरीन, बट इन फिटिक रिएक्शन बोथ आर हेलो एरीन्स, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल विथ ड्राई ईथर एंड द प्रोडक्शन ऑफ डाइफेनाइल इज टेकिंग प्लेस।
सो यू हैव टू कीप इन माइंड डिफरेंस याद रखना है कि व्हाट इज फिटिक, व्हाट इज वुज फिटिक एंड व्हाट इज द वुज रिएक्शन. ओके, नाउ देयर आर द नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन डू, दिस इज क्वाइट इजी. तो यहाँ पे कुछ नहीं, बस SN1 SN2 के बारे में बोल रहा है, तो तुम ट्राई कर लेना इसको. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बस फर्स्ट वाली कर दे रहा हूँ. तो यहाँ पे है कि SN2 मैकेनिज्म फाइंड करना है, इसमें से कौन कौन सा SN2 करना है इन दोनों में. तो इन दोनों में तुम्हें SN2 कौन सा प्रिफर करता है, 1 देन 2 देन 3 डिग्री. तो यहाँ पे 1 डिग्री ये है, सो ये वाला होगा. यहाँ पे 2 डिग्री है तो ये वाला होगा, और ये तो 3 डिग्री है तो ये तो नहीं करेगा SN2. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी देखो क्या है, यहाँ पे SN1 को पहचाना है कौन फास्टर करेगा, तो 3 डिग्री SN1 को पहले रखता है. तो यहाँ पे 3 डिग्री कौन है, ये है, तो ये करेगा. इस वाले में ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा. एंड सिमिलरली यहाँ पे कुछ रिएक्शंस हैं जो तुम्हें खुद से ट्राई करना है. तो यहाँ पे देखो ये जो रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई हीटर तो देन वाटर, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन. तो तुम इन क्वेश्चंस को ट्राई करो खुद से. ठीक है, दीज आर द नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू कीप इन माइंड. नाउ पॉलीहेलोजन कंपाउंड, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे काफी सारे स्टेटमेंट है, a lot of statement, और यहाँ से क्वेश्चंस बने तो मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस है कि मिस्टेक्स ज़्यादा होंगे बिकॉज ये काफ़ी क्लोज है एक दूसरे के स्टेटमेंट में. ओके, सो बस मैं जो हाईलाइटेड है जिससे क्वेश्चंस क्रिएट होगा, मैं उन चीज़ों को बस रिपीट कर रहा हूँ और तुम उसको पहले सुन लो, देन यू शुड अंडरलाइन, या मैं हाईलाइट कर दूंगा उन चीज़ों को. ओके, सो द फर्स्ट वन, तो पहले इसके इंट्रो को कर देते हैं, फिर देखते हैं डाइक्लोरोमीथेन को. सो द इंट्रोडक्शन इज कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन वन हेलोजन, ठीक है, ग्रेटर देन 1x एटॉम आर यूजुअली रिफर्ड एज द पॉलीहेलोजन बाय द नेम. ये साउंड कर रहा है कि मोर देन वन हेलोजन है. सो मेनी ऑफ दीज कंपाउंड्स आर यूजफुल इन द इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर. ओके, सम पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स आर डिस्क्राइब्ड इन द सेक्शन. तो जो फर्स्ट वाला पॉइंट दे रखा है दैट इज अबाउट द डाइक्लोरोमीथेन. ओके, डाइक्लोरोमीथेन को तुम क्या बोलते हो, यानी कि यहाँ पे 2 क्लोरीन ग्रुप अटैच्ड है एक मीथेन से, यानी कि ये है मिथाइल क्लोराइड, और इसका जो स्ट्रक्चर होगा that will be something like this, CH2Cl2, that is why it is dichloromethane. Okay, and keep in mind this is the gem dihalide. ठीक है, यानी कि सेम कार्बन से 2 हेलोजन ग्रुप अटैच्ड है. सो मैं बोल रहा हूं और तुम इसको समझते चलो. फर्स्ट स्टेटमेंट, दिस इज द पेंट रिमूवर. ओके, फिर ये प्रोपेलेंट की तरह काम करता है, फिर ये एरोसॉल्स की तरह काम करता है, फिर ये ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है. ओके, देन ये क्या करता है, हार्म करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को. ओके, तो इसको तुम देख लो. चलो अभी नहीं, पहले पूरी स्टेटमेंट को देख लेते हैं. फिर इसका जो एक्सपोजर होता है ना स्मॉल डाइक्लोरोमीथेन का, तो इससे ये होता है कि आदमी बहरा और अंधा हो सकता है. ओके, सो इट इज ऑल्सो यूज एज अ मेटल क्लीनिंग एंड फिनिशिंग सॉल्वेंट. ये जो मिथाइल क्लोराइड होता है हार्म्स द ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ओके, CNS को हार्म कर रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम. इसका जो एक्सपोजर है टू द लोअर लेवल ऑफ मिथाइलिन क्लोराइड, ओके, ये जो कॉमन नेम है दैट इज मिथाइलिन क्लोराइड, इन ईयर कैन लीड टू स्लाइटली इम्पेयर्ड हेयरिंग, यानी कि बहरा, और विजन से अंधा. ठीक है, और जो हायर लेवल होगा, ये बहरा और अंधा कब हो रहा था, जब लोअर लेवल था. ठीक है, लोअर लेवल पे इम्पेयर्ड, पूरा बहरा अंधा नहीं होता, बस इम्पेयर्ड मतलब थोड़े से लोअर लेवल पे होता है. ठीक है, विजन एंड हियरिंग. बट जब हायर लेवल पे होगा, सो दिस विल कॉज डेजीनेस, नोसिया, टिंगलिंग एंड नम्बनेस इन द फिंगर एंड टोस. ओके, फिर ये जो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है इसका, ये कॉर्निया को बंद कर देता है. ह्यूमन में डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट हो गया अगर मिथिलीन क्लोराइड का, जिसकी वजह से इंटेंस बर्निंग होती है और माइल्ड रेडनेस ऑन द स्किन होता है. बट अगर डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया विद द आइज, देन इट विल बर्न द कॉर्निया. ओके, अगर स्किन से कांटेक्ट हो रहा है डायरेक्ट कांटेक्ट, तो ये इंटेंस बर्निंग और माइल्ड रेडनेस करेगा. बट अगर आई से कांटेक्ट में आ रहा है, देन इट विल बर्न द कॉर्निया. सो दिस वाज ऑल अबाउट द dichloromethane, which was the methylene chloride. Now the second statement is about the trichloromethane, that is the chloroform CHCl3. Again listen and just highlight this. So first of all, this is the solvent for fat, alkaloid and iodine. Okay, solvent for fat, let me choose another highlighter. Solvent for fat, alkaloid and iodine and other substances.
जो सेकेंड है, दिस इज यूज्ड एज अ फ्रीऑन रेफ्रिजरेंट। ओके, फ्रीऑन रेफ्रिजरेंट की तरह यूज होता है। द मेजर यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म टुडे इज एज द प्रोडक्शन ऑफ फ्रीऑन रेफ्रिजरेंट R22। और ये जो फ्रीऑन रेफ्रिजरेंट R22 है, दिस इज नाउ अडेज यूज्ड इन द रेफ्रिजरेटर्स एज वेल एज द एयर कंडीशनर्स। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दैट इज इट इज एनेस्थेटिक अर्ली नाउ ईथर यूज। ठीक है, ये पहले एनेस्थेसिया की तरह यूज होता था, जनरल एनेस्थेटिक्स इन सर्जरी, बट अब इसको रिप्लेस कर दिया गया है विद द लेस टॉक्सिक एंड द सेफर एनेस्थेटिक सच एज ईथर। सो दिस वाज अर्लियर यूज्ड एज anesthetic in the surgeries, but nowadays ether has been chosen for this purpose because ether जो है less toxic है as compared to CaCl3, that is chloroform. Now जो next statement है that it depress the central nervous system, तो उसको तुम highlight कर लो. Okay, as might be expected from its use as the anesthetic, inhaling the chloroform. Okay, in movies you have seen that ki someone has put the chloroform on the nose and the person falls, but it is not like that. कुछ टाइम लगता है और प्रॉपरली वैसा नहीं हो पाता इतना जल्दी. So it depress the CNS central nervous system. Now, breathing about 900 parts per million, chloroform per million, parts of chloroform per million will be 900. Okay, for a short time cause dizziness, fatigue, headache. So you have to highlight this data, that is 900 parts of chloroform per million कुछ समय के लिए for a short time dizziness, fatigue और headache को करता है. Now chronic chloroform exposure can cause the damage to the liver. So अगर chronically अगर chloroform को expose करा जाए तो liver damage होगा, where chloroform is metabolized to phosgene. Now you have to keep in mind यहाँ पे जो phosgene है, phosgene, अब यहाँ पे अगर तुम्हें क्वेश्चनर जो होगा वो कंफ्यूज करना चाहे तो यहाँ पे फॉस्फीन, फॉस्फाइन, फॉस्फीन में लास्ट में वाई एन ई, ये सब से कंफ्यूज करेगा. नाउ यू हैव टू कीप इन माइंड यहाँ पे GENE है, फॉस्जीन. ओके, एंड टू द किडनी पे भी अफेक्ट करता है. सम पीपल डेवलप द सोर्स व्हेन द स्किन इज इमर्स्ड इन द क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म इज स्लोली ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर. यहाँ पे देख लो, ये क्लोरोफॉर्म है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है एयर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट टू द फॉस्जीन में. ओके, so this is extremely poisonous gas. ये जो phosgene है that is extremely poisonous. अब इसको देखो, chloroform is slowly oxidized by air in the presence of light to the extremely poisonous gas that is carbonyl chloride, also known as the phosgene. So इसका common name है that is the phosgene, but जो इसका proper name है that is the carbonyl chloride, and that is extremely poisonous. So it is stored in the dark colored bottles completely filled so that air is kept out. तो ये किसी डार्क कलर बॉटल में होगा जिसमें डायरेक्ट सनलाइट एंटर नहीं हो पाएगी. ठीक है, सनलाइट एंटर नहीं हो पाएगा. और ये जो होगा ना, जब फॉस्जीन सपोज करो इसमें स्टोर्ड है तो उसको पूरा फिल रखा जाएगा किसी लिक्विड से, किसी सॉल्वेंट से. सो इसके अंदर में नो एयर कंडीशन, मतलब कोई एयर ना जा पाए, जिसकी वजह से इसकी जो ऑक्सीडेशन होगी फॉस्जीन में वो नहीं हो पाएगी. Now the third one is that is the triiodomethane, which is iodoform, which is CHI3. This is used earlier as antiseptic, but due to the objectable smell, it has been replaced by the other formulations. So why it was used as antiseptic? Because इसके पास properties होती थी liberate करने की free iodine and not due to the iodoform itself. So because this iodoform releases I2 free iodine, that is why it acts like antiseptic, but not because of iodoform itself. So the next one is tetrachloromethane carbon tetrachloride. So what are the points? First, this is non-polar solvent. It is produced in the large quantities for use for the manufacturing of refrigerants and propellants for aerosol cans. It is also used as the feedstock in the synthesis of chlorofluorocarbon and other chemicals. Okay, pharmaceutical manufacturing and several solvent use. इन सभी को प्रोड्यूस करने के लिए इसकी यूज होती है CCl4 की. Until the mid 1960s, it was widely used as the cleaning fluid, but both in the industry as well as the
degreasing agent. So it is also used as the degreasing agent in 1960s. So as a spot remover also it is used, and as a fire extinguisher also. Spot remover, fire extinguisher, and the degreasing agent you have to keep in mind. So there are some evidence that the exposure of carbon tetrachloride causes the liver cancer in humans. So इसका जो problematic situation है, that is the liver cancer in humans. The most common effects are dizziness, light headache, nausea, vomiting, which can cause the permanent damage to the nerve cells. Okay, in severe cases, this effect can lead to the rapidly to stupor, coma, unconsciousness, or even death. So exposure of CCl4. So this was the first one which was causing death, जिसके terms में death की use हुई है. That is CCl4. So keep in mind. Now the chemicals may irritate and make the heart beat irregular or stop. Okay, so the exposure of CCl4 can cause the heart problem also. This chemical may irritate the eye on contact. When carbon tetrachloride is released into the air, it rises to the atmosphere and deplete the ozone layer. Okay, ozone layer depletion. So ozone layer is believed to increase the human exposure to UV rays because it depletes the ozone layer, and this ozone layer was protecting us from the UV rays, but when it is depleted, so the UV rays are coming onto the earth surface and causing problems in humans also. So this may cause the cancer, so leading to the increased chances of skin cancer होता है, eye disease and disorders, and possible disruption of the immune system. So this is related to cancer, eye disease, disorders, and even disruption of the immune system. Now the next one is the freon. So first read this. So freon के बारे में सुन लो. This is chlorofluorocarbon of methane and ethane. First point. Now this is extremely stable, unreactive, and non-toxic. So let's read this. The wait, let me choose the highlighter. The chlorofluorocarbon compounds of methane and ethane, this is freon, which is collectively known as the freons. So they are extremely stable, unreactive, non-toxic, non-corrosive, and easily liquefiable gas. तो यहाँ तक तो ये हेल्पफुल लग रहा है फॉर ह्यूमंस. ओके, helpful. Now freon 12, that is CCl2F2. Remember this formula, this is important. I like this. Freon 12, that is CClF2, is one of the most common freons in industrial use. It is manufactured from the tetrachloromethane by the Schwartz reaction. So with the help of Schwartz reaction, the Schwartz reaction is used for fluoride groups को exchange करने के लिए. So these are usually produced from the aerosol propellants, refrigerators, air conditioners, AC. In 1974, total freon production in the world was about 2 billion pounds annual. Most freons, even that used in the refrigerations, eventually makes its way up to the atmosphere, where it diffuses unchanged into the stratosphere. In a stratosphere, freon is able to initiate the radical chain reaction that upsets the natural ozone balance. तो यहाँ जो important statement है, that is it is able to initiate the radical chain reaction which upsets the natural ozone balance. So this is normal, but it is happening where? It is happening in the stratosphere. So this is important. Okay, now the next one is the DDT, and first important thing here is its name. So इसका जो नाम है that is PP, यहाँ पे हाइफन यूज हुआ है, then डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन. ओके, सो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इसका नाम है. तो लेट अस राइट दिस.
इस वाले कॉमा को भी तुम्हें याद रखना है जो ऊपर की तरफ है, एवरीथिंग जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है एज इट इज। सो दिस इज डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। यहाँ कोई गैप नहीं है इसलिए मैंने इस टर्म का यूज करा है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड DDT। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर it is a insecticide. Okay, it is an insecticide and it also stops the mosquito from causing the malaria and typhoid. Okay, typhus and malaria दोनों को रोकता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइंटिस्ट के बारे में दे रखा है, तो साइंटिस्ट हियर इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। द यूज ऑफ DDT इज इंक्रीज्ड enormously on the world wide basis of the World War II। तो इस 2 को याद रखो वर्ल्ड वाइड में, प्राइमरली बिकॉज ऑफ द इफेक्टिव अगेंस्ट द मॉस्क्यूटो स्प्रेड मलेरिया जो करते हैं, और दूसरा जो है लाइस विच कैरी द टाइफस जो कि एक टाइप का डिजीज है। तो यहाँ पे हमें दिमाग में रखना है दैट इज मलेरिया एंड टाइफस। इन दोनों डिजीज को इसने वर्ल्ड वॉर 2 के लिए काफी हेल्प करा था, इसको स्टॉप करने के लिए, इरेडिकेट होने के लिए मदद करा था उसी वजह से। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। However, problems related to the extensive use of DDT begins to appear in the late 1940s. Many species of insect developed the resistance to DDT because of the higher use, और ज़्यादा एक्सपोजर होने की वजह से DDT का रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया था कई इंसेक्ट्स ने फॉर दिस, जिसकी वजह से उन पर कोई असर नहीं होता था। And it was also discovered that it has high toxicity towards fish. So you can say this is toxic towards fish and the fish we consume, तो ये हमारे लिए भी टॉक्सिक हो गया। Okay, and the chemical stability of DDT and its fat solubility compounded the problem. Okay, so this is also stable and also फैट सॉल्युबल। सो इस वजह से, स्टेबिलिटी की वजह से और फैट सॉल्युबिलिटी की वजह से जो इसकी टॉक्सिक नेचर थी और इनहेंस हो गई और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गई। नाउ DDT इज नॉट मोटेबलाइज्ड वेरी रैपिडली बाय द एनिमल्स। ओके, बिकॉज यू कैन सी दिस इज इट इज स्टेबल ऑल्सो द फैट soluble। okay, so instead it is deposited and stored in the fatty tissues। तो तुम यहाँ पे देख रखे हो ना, instead it is deposited and stored in the fatty tissue if the ingestion यानी कि खाना, taking inside, okay, continues at a steady rate, DDT builds up within the animal over time। तो ये स्टोर होते जाता था within the fat and it was also very stable, तो जिसकी वजह से इसकी टॉक्सिसिटी भी बढ़ जा रही थी। So the use of DDT was banned. Now it is banned. It is illegal to use this chemical. Okay. In the United States, US in 1973, although it is still in use in some other parts of the world। तो बैन तो हो चुका है बट ऑल्सो अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में ये अवेलेबल है। नाउ यू हैव टू कीप इन माइंड द स्ट्रक्चर ऑफ DDT। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो अब इस स्ट्रक्चर को याद करने के लिए इसको कैसे क्रिएट होगा अगर ये पता रहे तो याद हो सकता है। सो एज द नेम सजेस्ट दिस इज PP डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। सो लेट्स क्रिएट दिस। ओके, so this is trichloroethane का structure CH3Cl3 and when it is reacting with this, जब ये रिएक्ट करता है किसी फेनॉल ग्रुप के साथ जिसके पैरा पोजीशन पे क्लोरीन अटैच्ड है, और ऐसे में 2 स्ट्रक्चर चाहिए। ठीक है, ये मैं प्रिपरेशन दिखा रहा हूँ जिससे याद रह जाए तुम्हें स्ट्रक्चर। सो दिस इज अ फेनॉल ग्रुप जिसके पैरा पोजीशंस पे 2 क्लोरीन अटैच है ClCl। ओके, सो अब यहाँ पे होगा रिएक्शन एंड इन दिस रिएक्शन यहाँ पे क्या होगा, H2O एलिमिनेट होगा। ठीक है, सो लेट्स सी दिस। ये वाला H, लेट मी यूज अनदर कलर, ये वाला H जो है वो इस OH के साथ मिलकर एलिमिनेट होगा और ये वाला H इस OH के साथ। सो आफ्टर एलिमिनेटिंग यू कैन सी कि इसका जो नया स्ट्रक्चर होगा दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, ClCl देन अगेन C, यहाँ पे होगा H और यहाँ पे होगा पहला स्ट्रक्चर विद द बेंचिंग रिंग और यहाँ पे होगा Cl और ये रहा इसी कार्बन से अटैच दूसरा रिंग
जिससे अटैच्ड है Cl। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया। स्ट्रक्चर में क्या करना है, तुम्हें बस याद रखना है कि एक ट्राइक्लोरो इथेन है, ओके, विच इज रिएक्टिंग विद द फेनॉल ग्रुप, जिसके पास पैरा पोजीशन पे क्लोरीन है दोनों के, और ऐसे दो ग्रुप है। सो देख सकते हो ना, डाइक्लोरो डाइफेनाइल, तो ये रहे डाइक्लोरो डाइफेनाइल, दो दो स्ट्रक्चर है। तो जब ये रिएक्ट कर रहा है और इसमें से तुम H2O का एलिमिनेट कर रहे हो, आफ्टर एलिमिनेटिंग दिस H2O, जब तुम इसको प्रोडक्ट फॉर्म करोगे तो ये अपना जो प्रोडक्ट है, दिस इज नथिंग बट द DDT। सो यू हैव टू कीप दिस स्ट्रक्चर इन माइंड। नाउ अब यहाँ से जो क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स, ओके, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन DDT। सो इसमें जो नंबर ऑफ कायरल कार्बन होते हैं वो होते हैं 0, नन ऑफ द कार्बन इज कायरल, सो ऑल आर अकायरल, ओके, कोई इसमें से कायरल नहीं है। तो दिस वाज द क्वेश्चन जिससे फ्रेम हुआ था एक बार। सो दिस वाज इंपॉर्टेंट, तो मैंने बता दिया। नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड एंड वी आर लेफ्ट विद द समरी पार्ट ओनली, सो लेट्स डू इट। Alkyl aryl halides may be classified as the mono, di, poly, tri, tetra, etc. We have seen this depending upon the कितने नंबर वो हेलोजन के कंटेन करता है एटॉम के अपने स्ट्रक्चर के अंदर। सिंस हेलोजन एटॉम्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बन, तो वहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होते थे, और कह सकते थे कि ये पोलराइज भी होता है। सो द कार्बन एटॉम बियर्स द पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव एंड द हेलोजन एटॉम बियर्स द पार्शियल नेगेटिव। यानी कि जो ये कार्बन और हेलोजन है, तो ये पार्शियल पॉजिटिव करता है और ये पार्शियल नेगेटिव करता है, एंड दिस इज पोलराइज्ड। ये सब हमने टेक्स्ट में दे रखा है, इन द लेक्चर 1 वी हैव सीन दिस, ओके। नाउ अल्काइल हैलाइड आर प्रिपेयर्ड बाय द फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन of ANE, addition of halogen acid to ENE, replacement of hydroxyl group of alcohol with halogen using, ये सारे रिएक्शंस हमने देख रखे हैं, using phosphorus halide, thionyl chloride, SOCl2 and the halogen acid, okay। now aryl halides जो कि होते थे aromatic sp2 are prepared by the electrophilic substitution and we have seen this because यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहे थे और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते थे, ओके। नाउ फ्लोराइड्स एंड आयोडाइड्स आर बेस्ट प्रिपेयर्ड बाय द हेलोजन एक्सचेंज मेथड, तो इसको कर लो तुम हाईलाइट। फ्लोराइड एंड आयोडाइड आर बेस्ट प्रिपेयर्ड बाय द हेलोजन एक्सचेंज मेथड। नाउ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ organohalogen compounds are comparatively higher than the corresponding hydrocarbons because of the strong dipole-dipole and van der Waals forces of attraction. This was a type of assertion reason जो कि हमने टेक्स्ट में मार्क कर रखा था। So these are slightly soluble in water but completely soluble in organic solvent, और इसके पीछे का जो रीजन था, तो इसको देख लो, इसको दो बार इसने लिख रखा। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज टेक्स्ट में भी ऐसे ही एज इट इज इसने दे रखा है, जो हमने लेक्चर 1 में देख रखा था इन द फर्स्ट लेक्चर। सो वी कैन से दैट कि ये वाटर में स्लाइटली सोल्यूबल होते हैं बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में कंप्लीटली। इसके पीछे का जो रीजन था दैट वाज कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स जो होते थे ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल एंड वान डेर वाल्स फोर्सेस। तो ये एजर्सन रीजन देख लेना, और लेक्चर में तो तुमने देखा ही है। नाउ द नेक्स्ट पैरा, द पोलैरिटी ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड ऑफ अल्काइल हैलाइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन एंड एलिमिनेशन। और इसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल है उसको तुम हाईलाइट करो। polarity is responsible, okay, of CX bond of alkyl halide for their nucleophilic substitution and elimination and their reaction with the metal atom to form the organometallic compounds. So now nucleophilic substitution reactions are categorized into SN1 and SN2 on the basis of their kinetic properties, okay। kinetic यानी कि जो रेट जो SN1 में था उसमें सिर्फ एक ही रेट डिटरमाइनिंग था, और SN2 में दोनों रेट डिटरमाइन कर रहे थे, न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप आल्सो एंड जो रिएक्टेंट था वो भी। So chirality has been profound role in understanding the reaction mechanism of SN1 and SN2. In SN2 reactions of the chiral alkyl halide are characterized by the inversion of the configuration, and this was optically active also, we have seen this, while SN1 reaction are categorized by the racemization, and this was optically inactive. A number of polyhalogen compounds like dichloromethane, chloroform, iodoform, carbon tetrachloride, CH2Cl2, chloroform, CHCl3, iodoform,
CH3, carbon tetrachloride CCl4, freon, which is the chlorofluorocarbon of methane or ethane. Okay, यहाँ पे लिख लो बस chlorofluorocarbon of CH4 or C2H5. Now the next one is the DDT. DDT was nothing but PP यानी कि पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। देख रहे हो कितना लंबा नाम है। सो यू हैव टू कीप दिस नेम इन योर माइंड। और यहाँ पे हाइफन है, सो भूलना मत। और यहाँ पे कॉमा था। सो एवरीथिंग एज इट इज, जैसे कि एनसीईआरटी में दे रखा, यू हैव टू कीप इन माइंड. So this has many industrial applications. However, some of these compounds can be easily decomposed and even causes the depletion of ozone layer and providing the environmental hazards, यानी कि create करेंगे problems. So we are done with this chapter. This was the important chapter from class 12th and it was the part of organic. So we have done GOC also, and we completed the second chapter of organic portion. And in the later series we'll do the other chapters related to organic as well as inorganic and physical, along with physics also and biology also. So thanks for watching, and if you like, just like कर दो एक और comment and subscribe. comment करो कि कैसा लगा and what next lecture you want या anything जो भी अच्छा लगे, and you should subscribe. Thanks for watching and bye.